अपन कहाँ पढ़ रहे थे? क्या पढ़ रहे थे, मतलब कहाँ पढ़ रहे? पढ़ तो यहीं रहे थे। फ्रॉन डिफ्रैक्शन बनाना है ना। फ्रॉन डिफ्रैक्शन का अगला पैटर्न था फ्रॉन डिफ्रैक्शन। ये पढ़ना था, फ्रॉन डिफ्रैक्शन पढ़ना था। डिफ्रैक्शन का सेकंड जो पार्ट था, जिसको अपन फार फील्ड डिफ्रैक्शन भी कहते थे। क्या कहते थे? मतलब RACTI1, फार फील्ड डिफ्रैक्शन भी कहते थे। ज्यादा दूरियों के लिए प्रभावी दूरी डिफ्रैक्टर से पर्दे और जो सोर्स था उसकी प्रभावी दूरियां अगर अनंत होती है, इनफाइनाइट होती है, बहुत ज्यादा होती है, तो अपन इसको काम में लेते हैं। इसको फार फील्ड डिफ्रैक्शन कहते हैं। उस केस में क्या क्या बातें हुई थी इसमें? कुछ बातें अपन ने बता दी थी, जो मैं वापस रिमाइंड करा दूं आपको। डिफ्रैक्शन जो फ्रेनहोफर डिफ्रैक्शन होगा में एक्सियल जो पॉइंट होगा, कौन सा? एक्सियल पॉइंट, अक्षीय बिंदु हमेशा प्रदीप्त रहेगा। क्या रहेगा? एक्सियल जो पॉइंट होगा ऑलवेज कैसा? ऑलवेज ब्राइट रहेगा। फ्रेनल में क्या हो सकता था? चेंज हो सकता था, इसमें ऑलवेज ब्राइट रहेगा। लेंसों की जरूरत पड़ेगी, दूसरी बात। तीसरी चीज किसकी क्या स्थिति रहेगी इसमें? तरंगागर कैसा यूज करेंगे अपन? समतल तरंगागर यूज करेंगे। इसमें जो झुकाव होगा विवर्तित तरंगिकाओं का या आपतित जो तरंगागर, उसका जो झुकाव होगा तरंगिकाओं का, वो महत्वपूर्ण होगा। इसका सिंगल स्लिट है, डबल स्लिट है, एन स्लिट का आप पैटर्न पढ़ोगे। सिंगल स्लिट 12th क्लास के सिलेबस में है और डबल स्लिट और एन स्लिट आपकी ग्रेटिंग के रूप में यहाँ पर है। ठीक है ना? हाँ, वो सारी अपन बातें कर रहे थे, इसमें कोई दिक्कत नहीं थी, सारी चीजें हो गई थी इसमें। उसमें अलग अलग चीजें पढ़ रहे थे फ्रानोपर में। कौन सी? कौन सा था? वर्ताकार द्वारक था, डिस्क थी, और कौन सा था? पतली, हाँ, जो आपके पास तीक्ष्ण शूलधार था, उससे अपन डिफ्रैक्शन देख रहे थे। वो थोड़ा थ्योरेटिकल हो जाता था उसमें, इसमें इतना थ्योरेटिकल नहीं है, इसलिए बोरिंग नहीं होगा, है ना? थोड़ा सा इंटरेस्टिंग रहेगा। हालांकि अब तो क्या इंटरेस्ट देखना आपको, एग्जाम सर पे है ना? इंटरेस्ट की तो बातें ही अलग है। ठीक है, बहुत साल हो गए आपको इंटरेस्ट ले लेके तो पढ़ते हुए, नहीं क्या? तो ठीक है, चलेंगे इस पे। ये छोटी सी बात थी जो बतानी थी आपको, वो याद रखनी है आपको। हाँ, इसका दो पार्ट आपके पास है। पहला पार्ट जो था वो 12th में है। 12th क्लास के सिलेबस में कौन सा है? ये इसका एक छोटा सा पार्ट था जो किसमें है? 12th क्लास में है। और ये जो यूजी का सिलेबस है, उस यूजी के सिलेबस में क्या है? डबल स्लिट, एन स्लिट्स, और इसको अपन क्या कहते हैं? ग्रेटिंग। बस ये आपके यहाँ पर है। तो हम सोच रहे हैं कि इसको अलग से पढ़ने जाएंगे वहां तो कोई ज्यादा उचित लगा नहीं, है ना? इसलिए अपन ये काम करते हैं, यही निपटा देते हैं, सिंगल निपटा देते हैं, उसके बैक टू बैक डबल और एन स्लिट निपटा देते हैं। ठीक है, चलें? चलो पहला पढ़ते हैं, सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन, फ्रॉन डिफ्रैक्शन। फ्रॉन डिफ्रैक्शन बाय सिंगल स्लिट। ठीक है, उससे अपन पढ़ते हैं होता क्या फ्रॉन डिफ्रैक्शन में। वो अपन छोटी छोटी बातें बता चुके हैं। फ्रॉन कैसे एक्सप्लेन करता है इन चीजों को, वो भी अपन देख लेते हैं। ठीक है, सिंगल स्लिट के लिए अपन ये कह रहे हैं कि सपोज आपके पास जो बताया था पर्दा, मैंने उस दिन एक दिन पहले भी बात हुई थी स्लिट की अपनी। सपोज इसके कारण अपन को फ्रॉन डिफ्रैक्शन देखना है, सिंगल स्लिट देख लेनी है, तो सिंगल स्लिट के लिए अपन क्या करेंगे? इसमें एक ब्लेड से कट लगा देंगे। समझ गए बात आप? वो क्या कहलाएगी? सिंगल स्लिट कहलाएगी। ठीक है, हम कह रहे हैं कि सपोज हमने इस ब्लेड से इसमें एक ऐसा कट लगा दिया, ऐसा, ठीक है, क्षैतिज कट लगा दिया, हॉरिजॉन्टल। वो कट लगाने के बाद हमने इसको यहाँ पर रखा, सामने इस तरफ लाइट रखी, है ना? मोनोक्रोमेटिक लाइट आप काम में ले रहे हो या जो भी लाइट आप काम में ले रहे हो, इधर रखी। रखने के बाद क्या होनी चाहिए? सामने पर्दा रखोगे आप। समझ गए बात अब? यहाँ जो लाइट सोर्स होगा वो भी आपके पास कैसा होना चाहिए? स्लिट नुमा ही होना चाहिए। ठीक है ना? ताकि यहाँ पर इंसिडेंस जो लाइट है वो क्या रहे, वेव फ्रंट क्या रहे, वो एक जैसा सा रहे उसमें। ठीक है, हाँ, तो वो आपके पास लाइट सोर्स है, यहाँ इंसिडेंट होगा, और यहाँ लेंस लगा करके अपन कॉलिमेट कर लेंगे तरंगों को और उसको यहाँ इंसिडेंट करवाएंगे। आप साइड से देखोगे उसको, स्लिट को आप किधर से देखोगे?
साइड से देखोगे। आपने जो कट लगाया, कट कितना मोटा लगा है, वो स्लिट की विड्थ कहलाती है। समझ गए बात? आप साइड से देखोगे तो आपको क्या दिखेगा? एक छोटा सा कट, सीधी लाइन और छोटा सा कट दिखेगा। जैसे मैं यहां बनाऊं मान लो, तो आपको ऐसा दिखेगा साइड से, एक छोटा कट दिख जाएगा। क्लियर? ठीक है, ये आपके पास पेपर था, ऐसे देखा, सिंगल बीच में काटी हुई स्लिट आपको दिख रही है। क्या करना होता है इसमें अपन को? हम कह रहे हैं कि ये स्लिट अपने पास है, सपोज ए बी कह दूं मैं इसको मैं बी पॉइंट कह रहा हूं। हम कह रहे हैं कि इस पर आपतित जो तरंगागर है वो कैसा होना चाहिए? समतल। उसके लिए हम क्या करें? प्रकाश स्रोत लें, वो भी स्लिट के रूप में अपन ऐसे देखेंगे तो अपन को पॉइंट लाइक दिखेगा। ठीक है, उससे आने वाली जो तरंगिकाएं हैं उनके लिए अपन सबसे पहले क्या करें? एक लेंस लगाई, कॉन्वेक्स लेंस काम में ले लें। क्या काम में ले लें? कॉन्वेक्स लेंस काम में ले लें, ये वाला। ठीक है, इसको मैं L1 कह दूं। ठीक है, हाँ, इसके फोकस पॉइंट पर अपन ने प्रकाश स्रोत ऐसे रखा है, बहुत सिंपल सा है। ये एक्सियल पोजीशन आपके पास रहेगी। ये बी पॉइंट मानो आप, ये ए पॉइंट मानो। ठीक है, ये एक्सेल पोजीशन रहेगी, सीधी चली जाएगी प्रकाश किरण। यहां से जो प्रकाश किरणें इधर आएंगी, वो वाली प्रकाश किरणें लेंस से गुजरने के बाद क्या हो जाती हैं? हाँ, समांतर हो जाती हैं। ठीक है, तो ये वाला आपके पास क्या मिलता है आपको यहाँ पर है? हाँ, समतल तरंगागर, डब्ल्यू डेस मिलेगा। इसको अपन कहेंगे प्लेन वेव फ्रंट। ठीक है, क्लियर? ये प्रकाश तरंगें जो कॉलिमेट हो जाती है लेंस से गुजरने के बाद, जो द्वारक में से आगे गुजरना चाहती है वो आपके पास यहां से आगे जाएंगी, बाकी क्या होंगी? रोक ली जाएंगी। जो ओपेक रीजन है उससे रोक ली जाएंगी। मान लो ये प्रकाश किरणें हैं, यहां किसी समय पर ये तरंगागर चलकर यहां ए बी पर आता है। किस पर आता है? ए बी पर आता है। जैसे ए बी पर पहुंचता है, ए बी का प्रत्येक बिंदु, हाइगेन का जो तरंगिका सिद्धांत है वो काम करता है। यहां पर क्या काम करता है हाइगेन का? हाँ, तरंगिका, द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत। हाइगेन क्या कहता है कि ये जो ए बी आपके पास स्लिट है ना, इस स्लिट पर जैसे ही तरंगागर आपतित होता है, तरंगागर का प्रत्येक बिंदु सेकेंडरी वेवलेट्स के सौर की तरह काम करता है। समझ गए बात आप? तो इसका जो प्रत्येक बिंदु है वो क्या करता है? द्वितीय के तरंगिकाओं के स्रोत की तरह व्यवहार करता है। इस स्लिट की विड्थ मैं कितनी ले रहा हूं? सपोज ई ले रहा हूं। समझ गए? हाँ, यहां से जो भी तरंगिका यहां आपतित होंगी, वो तरंगिकाएं अपन कह रहे हैं कि यहां से प्रत्येक, उस तरंगागर का प्रत्येक बिंदु प्रत्येक सोर्स की तरह काम करता है, प्रत्येक बिंदु सोर्स की तरह काम करता है। तो उससे सेकेंडरी वेवलेट्स क्या होंगी? उत्सर्जित होंगी। हाइगेन कहता है कि सेकेंडरी वेवलेट्स किसी भी सोर्स से होती है, वो सभी डायरेक्शन में होती है। क्योंकि बैकवर्ड डायरेक्शन में हम देख नहीं रहे डिफ्रेक्शन, तो अपन फॉरवर्ड में देखेंगे। फॉरवर्ड में देखें तो सेंट्रल स्पॉट पे जो बिना विचलित हुए डिफ्रेक्ट, बिना किसी एंगल पे गए सीधी चली जाएंगी, वो डिफ्रेक्ट होकर वहां जाएंगी। किसी एंगल पे डिफ्रेक्ट होकर जाएंगे, दूसरी जगह जाएंगी पर्दे पे। ठीक है, तो इसका मतलब हम ये कह रहे हैं कि सामने जो पर्दा रखा है, उस पर्दे पर हम ये देखते हैं कि ये जो स्लिट थी, इस स्लिट के प्रत्येक बिंदु उससे जो द्वितीयक तरंगिका आएंगी वो सीधे जीरो एंगल पे कौन सी गई और अलग अलग एंगल पे क्या क्या स्थिति रही। तो पर्दे पर जब अपन देखते हैं तो उस कंडीशन में ये जो स्लिट आपको ऐसे दिखती है, ये वाले स्लिट, इस स्लिट के पैरेलल सामने वाली स्थिति में तो आपको ब्राइट मिलता है बिल्कुल, उसके ऊपर इसके पैरेलल, ऐसे ऊपर की तरफ इसके पैरेलल और नीचे की तरफ इसके पैरेलल आपको क्या मिलता है? इंटेंसिटी पैटर्न मिलता है, डार्क ब्राइट के रूप में मिलता है। समझ गए बात? मैक्सिमा मिनिमा अपन उनको कहते हैं, फ्रिंज पैटर्न मिलता है अपन को। ठीक है, उसके अपन बात कर रहे हैं। तो यहां से सपोज जो सीधी प्रकाश तरंगिकाएं जाती हैं, अब आप एक चीज देखो जरा, सीधी जाएं चाहे किसी एंगल पर डिफ्रेक्ट होके जाएं, मान लो कुछ इस एंगल पे डिफ्रेक्ट होके जाती हैं, यहां से ये इस एंगल पे डिफ्रेक्ट, कितने एंगल पे? सपोज थीटा एंगल पे जा रही है। समझ गए? और ये वाली जो जा रही है वो किधर जा रही है? बिना डिफ्रेक्ट हुए, बिना किसी एंगल पे विचलित हुए सीधी की सीधी जा रही है। ठीक है, कुछ एंगल वाली भी जा रही है, हमें एंगल वाला भी लेना है आंसर। तो हम ये कह रहे हैं कि सीधी की सीधी जाएंगे, ये भी पैरेलल जाएंगे, ये भी पैरेलल जाएंगे, तो सामने कहां जाके कोलिमेट होंगी, सॉरी सामने कहां जाके सुपरइम्पोज होंगी? कहीं नहीं होंगी। उसके लिए क्या चाहिए फिर हमें? हाँ, फिर से लेंस चाहिए। क्या चाहिए फिर से? हाँ, ये लेंस चाहिए। लेंस से गुजरने के बाद जो सीधी गुजरती है प्रकाश किरणें बिना विचलित हुए, वो स्क्रीन पर जब आती हैं तो लेंस के फोकस पॉइंट पर अपन स्क्रीन रखते हैं। कहां रखते हैं? हाँ, फोकस पॉइंट पर स्क्रीन रखते हैं। सीधी वाली रेखा, जो सेंटर वाला स्पॉट है सी, वहां पर जो प्रकाश किरणें पहुंचती है वो समान पथ तय करके पहुंचती हैं। ये जो प्रकाश किरण जा रही है A C, और इसको मैं O पॉइंट कह दूं सपोज, O C, और इसको
बी सी, ये कर रहा हूं, ये बराबर दूरी तय करके जाएंगी। आप कहोगे कि सर ये ओसी तो सबसे कम लग रही है, ए भी ज्यादा लग रही है, बीसी भी ज्यादा लग रही है, नहीं, क्योंकि बीसी जो ओसी बीच में से गुजर रही है लेंस के, वहां मोटाई सबसे ज्यादा है, इसलिए प्रकाशिक पथ जो होता है इसको ज्यादा तय करना पड़ता है यहाँ पर। बाकी को एयर में आपको ज्यादा दिख रहा है पथ, तो अंदर लेंस में क्या करना पड़ रहा है, कम तय करना पड़ रहा है। इसलिए कंपेरेटिव जो जाती है प्रकाश किरणें लेंस में से, वो जो सेंट्रल स्पॉट पे जाती हैं तो समान पथ तय करके जाती है। ठीक है, लेंस और अपन ने जॉन प्लेट में यही बात करी थी, आपको याद हो तो। ठीक है, ये स्थिति है, तो ये हमेशा क्या बनता है, ऑलवेज ब्राइट। और इसी को यहां पे जो इंटेंसिटी मिलती है उसको कहते हैं सेंट्रल मैक्सिमा। क्या कहते हैं, सेंट्रल मैक्सिमा या प्रिंसिपल मैक्सिमा। इस केस में यहां इंटेंसिटी मिलती है I इक्वल टू आई नॉट, मैक्सिमम इंटेंसिटी मिलती है। समझ गए बात आप, सेंट्रल मैक्सिमा की स्थिति है ये वाली। हाँ, अब अपन कह रहे हैं कि सपोज किसी एंगल पे जो प्रकाश किरणें डिफ्रेक्ट होती हैं उनकी क्या स्थिति है, वो भी अपन देख लेते हैं। चलो देख लो, ये प्रकाश किरणें जा रही हैं किस पर, सी डेस पर। किस पर जा रही हैं, सी डेस पर जा रही हैं। ठीक है, तो अब देखो क्या स्थिति रहती है, ये L2 लेंस आपके पास रहता है, बहुत सिंपल सी पोजीशन है, बहुत सिंपल सा स्थिति है। क्या करोगे, यहां से प्रकाश किरण जा रही है ये वाली सी डेस पर, O से जा रही है और B से जा रही है। यहां देखो जरा क्या स्थिति रहती है, ये जो B वाली प्रकाश किरण आपको सीधी सीधी सी तो दिखती है, वैसे भी दूरी ज्यादा दिखती है, खास बात ये लेंस में से ज्यादा दूरी तय करती है, इसलिए इसमें वैसे भी पथांतर आता है। समझ गए, इसलिए आप एक चीज देखो, ए से पहुंचने वाली जो तरंगे होंगी सी डेस पर वो सबसे कम पथ तय करके जाएंगी, एक के जस्ट बगल वाले पॉइंट से जाएंगी वो उससे ज्यादा, वो इससे ज्यादा, वो इससे ज्यादा, ओ से जाएंगी वो उससे ज्यादा ए वाली से, ऐसे नीचे की ओर बढ़ेंगे इन पॉइंटों पर, इनसे उत्सर्जित जो द्वितीयक तरंगिकाएं होती हैं वो सारे के सारी सी पर पहुंचेंगे, तो उनमें ग्रेजुअली इंक्रीज होता जाएगा पाथ। क्या होता जाएगा पाथ, ग्रेजुअल इंक्रीज होता जाएगा। हम एक काम कर सकते हैं, उस पाथ डिफरेंस को निकालने के लिए आप एक काम कर सकते हो, क्या कर सकते हो, यहां से एक परपेंडिकुलर डाल दो, ये परपेंडिकुलर डाल दिया सपोज ये, और इस पॉइंट को मैंने क्या कह दिया, इस पॉइंट को के कह दिया। समझ गए बात आप, मैं कह रहा हूं कि यहां से जस्ट आगे सारी तरंगिकाएं समान पथ तय करके जाती हैं, तो पथांतर जो आता है पहली और अंतिम में, किसमें आता है, पहली और, हाँ पहली और अंतिम में जो पथांतर आता है नेट, वो अपने पास बी के है। ठीक है, तो पहली और अंतिम में पथांतर कितना, या सीधा ही लिख दूं मैं, आप इस बात को समझ जाओगे, ए व बी से सी डेस पर पहुंचने वाली तरंगिकाओं, विवर्तित कौन सी, परिणामी पथांतर, सपोज कितना है, डेल्टा इक्वल टू बी के, कितना है, बी के। ये सपोज एंगल थीटा है, तो ये एंगल कितना होगा अंदर वाला, 90 माइनस थीटा, तो ये कितना हो जाएगा, थीटा। ये ई है तो ई कॉस थीटा, तो ये हो गया ए के, और बी के कितना हो गया, ई साइन थीटा। आपकी बुक में कहीं नोटेशन ऐसा हो सकता है कि ए लिया हो इसकी चौड़ाई को, तो जो भी चौड़ाई ले वो नोटेशन आपको लेना, साइन थीटा कर देना। ये पाथ डिफरेंस आपके पास है, पाथ डिफरेंस आ गया, तो नेट कालांतर कितना, ए से और बी से जाने वाली में नेट, फाइनल वाले देख रहे हैं, बीच में जो जाएंगे उनमें ग्रेजुअली इंक्रीज होता जाएगा। अगर मान लो मैं कह रहा हूं कि यहाँ एन सोर्सेस हैं, कितने सोर्सेस हैं, एन सोर्सेस हैं, और प्रत्येक दो के बीच पथांतर मुझे निकालना हो तो इसका बट्टा एन कर दूंगा मैं, क्या कर दूंगा, बट्टा एन हो जाऊंगा। समझ गए बात आप, तो ये स्थिति रहेगी। तो नेट कलांतर कितना, इसलिए परिणामी कलांतर पाई कितना, 2 पाई अपॉन लैम्डा इंटू पथांतर ई साइन थीटा। लेट इसको मैं कह देता हूं 2 अल्फा, क्या मान लिया मैंने, जहां अल्फा क्या हो गया, पाई ई साइन थीटा अपॉन लेम्डा, सरलता के लिए मान लिया हमने इसको, कंबाइंड इक्वेशन 2 दे दो इसको, ये स्थिति होगी।
अब मैं आपसे कह रहा हूं कि मान लो कि रेखा छिद्र चौड़ाई है इसकी, द्वितीयक जो स्रोत है, द्वितीयक स्रोत तरंगिकाओं के स्रोत हैं, उनकी संख्या कितनी है ना। यदि, ये बात थोड़ी सी ध्यान रख लेना, फिर सीधा लिख सकते हैं अपन। यदि रेखा छिद्र से n द्वितीयक तरंगिकाएं उत्सर्जित होती हैं, उत्सर्जित होके क्या होती है, लेंस से बाद में अपन क्या कराते हैं, उनको सुप्रीमपोज कराते हैं, उत्सर्जित होती हैं तो किन्हीं दो क्रमागत, पूछ ले मान लो क्रमागत तरंगिकाओं के मध्य पथांतर कितना होगा, सॉरी कलांतर कह दो, एक ही बात है। मध्य कलांतर, सपोज इसको मैं 5 डेज कह देता हूं, कितना 5/n, कितनी मान ली हमने, n मान ली। तो a से b की ओर बढ़ते हैं तो ग्रेजुअली इंक्रीज होता जाता, कितना 5 डेज 5 डेज 5 डेज 5 डेज इंक्रीज, समझ गए कितना 1/n 2π/λ e sin थीटा, ये आपके पास आ गया। तो कह रहा है कि प्रत्येक जो तरंगिका है, द्वितीयक तरंगिका है, उससे संबंधित उसका आयाम कितना मान लिया, a लेट, और सारे सोर्सेस क्या आइडेंटिकल हैं, तो उनसे उत्सर्जित होने वाली तरंगिकाएं भी क्या होंगी, आइडेंटिकल होंगी, इसलिए उनके आयाम भी क्या मान लो, सपोज आइडेंटिकल है, सेम है। तो प्रत्येक द्वितीयक तरंगिका का आयाम है, कलांतर 5 डेज है। तो इस स्थिति में अपन क्या कर सकते हैं, इनका परिणामी निकालना चाहें, क्या निकालना चाहें, हाँ, और सदिश ऐसे निरूपित करता जाऊं मैं अगर सभी को, तो स्थिति मेरे पास क्या बनती है, पहला ये स्थिति बन जाती है, क्या बन जाती है, ये वाली एक सीधा चाप सा, कैसे, पहला आपके पास इधर है ए, दूसरा ए थोड़े एंगल पर है, तीसरा ए और है, चौथा ए है, पांचवा ए है, छठा ए है, और परिणामी जोन में सभी में इसको मैं आगे बढ़ा दूं, सपोज किन्हीं भी दो में देखोगे तो यहाँ कलांतर कितना 5 डेज, इसमें कितना 5 डेज, इन दोनों में कितना 5 डेज, चलता रहेगा। ये संख्या बहुत बड़ी है, इसलिए ये जो चाप है, इस चाप की लेंथ कितनी हो जाएगी, ये सारे ए हैं, चाप में सपोज ओ कह दूं, और इस पॉइंट को मैं क्या नाम दे दूं, सपोज बी नाम दे दो आप, या पी नाम दे दो, जो मर्जी आपकी, इस पॉइंट को पी नाम दे दो, ये लास्ट वाला आपके पास बचता है ऐसे जाते जाते, ठीक है। इसको मैं यहां मिलाऊं तो उस स्थिति में ये एंगल कितना बचेगा, 2α, इसके बराबर आएगा ज्योमेट्री से, बहुभुज विधि है, याद करो जरा। और इस चाप का, इस, सॉरी, हाँ, रेडियस ऑफ कर्वेचर कितनी है चाप की, स्मॉल r है, समझ गए बात आप। तो सभी से मैं बढ़ता 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 कहां से, ओ से, सभी को अगर 5 डेज 5 डेज 5 डेज ये वाला कलांतर लेता लेता बनाऊं तो एक चाप डिजाइन होता है, और उस चाप का जो सेंटर होता है कर्वेचर का, वो आपके पास यहां है, सपोज सी डेज कह सकता हूं मैं इसको, इस आयाम को इधर लिख दो थोड़ा इजी रह जाए, सी डेज कह दो, यहां से। अब हम क्या कहते हैं, सदिश योग का त्रिभुज नियम क्या कहता है कि दो भुजाएं लगातार सदिशों को तो तीसरी भुजा विपरीत क्रम में परिणामी, ऐसे बहुभुज होता तो क्या, लगातार भुजाएं अगर आपको एक क्रम में क्या बताती हैं, सदिशों को निरूपित करती हैं, तो पहली और लास्ट वाली को अगर विपरीत क्रम में मिलाते हो, ये वाला विपरीत क्रम में मिलाते हो, तो ये आपको क्या देता है, परिणामी आयाम देगा, ये परिणामी आयाम। यहां से परपेंडिकुलर डालो, ये वाला n, ये n, ये टोटल एंगल कितना 2α, भाई पहली और अंतिम के बीच टोटल एंगल ही तो अपने पास 12α, परिणामी कलांतर कितना है 5 डेज 5 डेज 5 डेज जोड़ते जाएं तो पहली तो इधर है, फाइनल वाली इधर है, तो दोनों के बीच कलांतर कितना नेट 2π कलांतर, ठीक है। और ज्योमेट्री से अपने पास ये एंगल 2α, वो 2α, ये अल्फा,
ये भी 2 अल्फा, ये भी अल्फा, ये आधा कितना हो जाएगा अल्फा। समझ गए बात आप? ज्योमेट्री से अपने पास ये स्थिति आ गई, कोई दिक्कत इसमें नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब हम कह रहे हैं कि इन सभी को जोड़ दें और अपन क्या निकाल लें, ओपी निकाल लें। ओपी क्या देगा आपको, परिणामी आयाम देगा। कितना रहेगा परिणामी आयाम, आर इक्वल टू पी ए साइन अल्फा अपॉन अल्फा, लिखते हो आप। तो परिणामी जो आयाम होगा परिणामी आयाम आर इक्वल टू कितना, कितना मान लो एन मानी थी क्या अपन ने, यहां एन द्वितीयक तरंगिकाएं, तो इसका नाम एन ए इंटू साइन अल्फा अपॉन अल्फा, या आर इक्वल टू इसको मैं ए नॉट कह दूं, ए नॉट साइन अल्फा अपॉन अल्फा। ए नॉट क्या है आपके पास पता ही है, ए नॉट एन है आपके पास, समझ गए बात आप। एन तरंगिकाओं द्वितीयक तरंगिकाओं की संख्या, एक प्रत्येक तरंगिका का आयाम जो आपने मान लिया था, ठीक है। ये परिणामी आयाम आ गया। जैसे ही परिणामी आयाम आपके पास आ जाता है, आप क्या निकाल सकते हो, इंटेंसिटी। इंटेंसिटी आई कितनी, आर स्क्वायर, इसका मतलब ए नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन अल्फा स्क्वायर, मतलब आई कितना, आई नॉट साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन अल्फा स्क्वायर। कितने नंबर इक्वेशन आ गए, 3 आ गया, 4 आ गया, थर्ड था क्या पिछले वाला, ये फोर्थ हो गया। चलो 4 नंबर इक्वेशन दे दो। अल्फा आपको पता ही है यहाँ कितना है, पहले भी लिख रखा है, दोबारा लिख देता हूं, बार बार याद रखने वाले, वाई ई साइन थीटा अपॉन लेम्डा। ये आपके पास इंटेंसिटी आ जाती है, वेरिएशन आ जाता है अल्फा के साथ, ठीक है। एक जनरल फॉर्मूला आपके पास इंटेंसिटी का आ गया। अब आप इसे फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, अब इस इंटेंसिटी का वेरिएशन आप देखो, आपके पास 3 केस बन सकते हैं। कौन कौन से, पहला सेंट्रल मैक्सिमा, या इसको अपन कौन सा कहते हैं, प्रिंसिपल मैक्सिमा कहते हैं, है ना। मुख्य उच्चिष्ट, केंद्रीय उच्चिष्ट जो आपके पास मिलता है, ये मुख्य उच्चिष्ट जो मिलता है, इसकी इंटेंसिटी सबसे क्या रहनी चाहिए, ज्यादा, सबसे ज्यादा ही रहती है। तो सबसे ज्यादा के लिए हमारे पास आई इक्वल टू आई नॉट क्या आना चाहिए, मैक्सिमम आना चाहिए। तो मैक्सिमम मतलब ये वाली क्वांटिटी आपके पास मैक्सिमम होनी चाहिए, है ना। मैक्सिमाइज करने के लिए, इंटेंसिटी को मैक्सिमाइज करने के लिए आप क्या करोगे बताना जरा, अल्फा टेंस टू 0, अगर अल्फा टेंस टू क्या ले लें 0, देन बाय लिमिट्स क्या लेते हो आप, लिमिट अल्फा टेंस टू 0 साइन अल्फा अपॉन अल्फा कितना, अप्रोक्सीमेट इक्वल टू 1, मैक्सिमाइज हो जाता है। इस लिमिट पे, इस पॉइंट पे क्या हो जाता है, मैक्सिमाइज हो जाता है। मैथमेटिकल लिमिट आप पढ़ते या अल्फा स्मॉल हो, उस केस में साइन अल्फा का एक्सपेंशन कर दो, अल्फा माइनस कितना अल्फा क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस चलता है। तो आगे वाली को क्या कर दो, पहले अपॉन अल्फा लिख करके पहला 1 माइनस अल्फा स्क्वायर बाय 3 फैक्टोरियल बचेगा, अल्फा का मान रख दो 0, तो 1 आ गया आपके पास। सिंपल सी कहानी है। हाँ, तो इस केस में अगर ये 1 है तो आपके पास इंटेंसिटी आई इक्वल टू कितना, आई नॉट। आई नॉट कितना था आपके पास यहां पर, बताया ना आपको आई नॉट कितना है, ए नॉट स्क्वायर, इसको आप आई नॉट स्क्वायर कह रहे हो, आई नॉट कह रहे हो, ठीक है। ये मैक्सिमम इंटेंसिटी। अल्फा इक्वल टू 0 होने का मतलब क्या हो गया, थीटा इक्वल टू 0, रखो इसमें अल्फा इक्वल टू 0, किस पे मिलेगा, थीटा इक्वल टू 0। इसका मतलब ये मिलेगा कहां पर आपको, इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर क्या मिलेगा, प्रिंसिपल मैक्सिमम आई इक्वल टू आई नॉट। केस क्या रहेगा इसके लिए, अल्फा इक्वल टू 0 एंड थीटा इक्वल टू, क्लियर, ये स्थिति रहेगी। चलो चलते हैं नेक्स्ट क्या कहता है। ये आ गया, सेंट्रल मैक्सिमा आ गया। सेकंड स्थिति क्या रहती है आपके पास, मिनिमा आएगा फिर भाई। अब मैक्सिमम मिल गई इंटेंसिटी, तो मैक्सिमम किसके करस्पॉन्डिंग, मिनिमम के करस्पॉन्डिंग हुई ना। तो मिनिमम
उतरेगी तो सही ना, बाहर जाएंगे तो इंटेंसिटी हमेशा मैक्सिमम थोड़ी बनी रहेगी। तो सेंट्रल सोर्स से साइड में जाएंगे तो क्या होगा, कम होगी इंटेंसिटी। तो मिनिमम कहां मिलेगी फिर, स्थिति मिनिमम क्या रहेगी, तो मिनिमा कहां मिलेंगे आपको, डिफ्रैक्शन मिनिमा या प्रिंसिपल मिनिमा उनको अपन कह सकते हैं ना, प्रिंसिपल मिनिमा कहां मिलेंगे, जहां इंटेंसिटी क्या रहेगी, मिनिमम रहेगी। इसको मिनिमम करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अल्फा या साइन अल्फा इक्वल टू 0 कर दो, बट अल्फा नॉट इक्वल टू 0। अल्फा 0 करते तो वापस अपन यहीं आ जाएंगे, मैक्सिमा दे देगा आपको, समझ गए बात आप। इसलिए अपन अल्फा को 0 नहीं करें, ऐसी जुगत लगाएं कि साइन अल्फा 0 हो जाए, समझ गए। जुगत है आपके पास, अल्फा क्या देगा इस केस में, प्लस माइनस एन पाई। देखो जरा इस पे क्या मिलेगा आपको, एन का मान फिर वही कहानी 0 नहीं होना चाहिए, वरना तो अल्फा 0 हो गया। इसका मतलब एन कितना होना चाहिए, 1 2 3 4 एंड सो ऑन, एन नॉट शुड बी इक्वल टू 0। अदरवाइज इस पे आपको क्या मिल जाएगा, वापस सेंट्रल मैक्सिमा मिल जाएगा। एन पाई होना चाहिए, अगर ये एन पाई है तो आपके पास जो शर्त है ये वाली, इसकी जगह एन पाई रखो, पाई से पाई कैंसिल, लेमडा इधर आ गया, क्या आ गया, ई साइन थीटा इक्वल टू कितना, प्लस माइनस एन लेमडा। एन ऑर्डर ऑफ डिफ्रैक्शन मिनिमा कहलाता, कि कौन से क्रम का मिनिमा आपको देखना है, वो एन का मान रखोगे तो पता चल जाएगा। 1 रखोगे तो दोनों तरफ वाले 1 आ जाएंगे आपको, मैक्सिमा होगा, मैक्सिमा के बाद इंटेंसिटी घटेगी तो दोनों तरफ जो मिनिमा आएंगे उन दोनों मिनिमा के बारे में आप बात यहां से कर सकते हो। यहां से एक चीज और पता चल सकती है आपको, क्या पता चल सकती है, यहीं से बता देता हूं मैं। क्या पता चल सकती है, पिछले वाला तो वहीं रुक गया, ये बीच वाला है ना, इन दोनों में से ये बीच वाला है, ये तो कंप्लीट हो गया। हाँ, यहां से कह रहा है आपको कि जो मैक्सिमा मिलेगा आपको, सेंट्रल मैक्सिमा ऐसे ही मिलेगा, तो जो मिनिमा मिलेंगे दोनों तरफ, ये मिनिमा सेंट्रल मैक्सिमा के मिनिमा मिलेंगे दोनों तरफ, ये वाले, ये पहला पाई पे मिलेगा और दूसरा इधर माइनस पाई पे, इधर वाला पहला पाई पे मिलेगा आपको। तो इन सेंट्रल मैक्सिमा के लिए विड्थ पूछ रहा है आपसे कि कितनी कोणीय चौड़ाई होगी एक तरीके से, तो वो यहां से क्या है आपके पास, n इक्वल टू 1 के लिए, तो ई साइन थीटा इक्वल टू प्लस माइनस लेमडा, तो साइन थीटा इक्वल टू कितना, प्लस माइनस लेमडा पॉन ई, तो थीटा अप्रॉक्स इक्वल टू कितना, अत्यल्प है तो कितना, लेमडा पॉन ई, सिंपल सी बानी है बात है। 2 थीटा चाहिए आपको, टोटल चौड़ाई चाहिए, थीटा तो क्या होती है, हम एक ही तरफ से तो लेते हैं, ये तो थीटा आता है आपके पास, तो टोटल देखें तो कितनी होती कोणीय चौड़ाई, 2 थीटा, कोणीय चौड़ाई कितनी, 2 थीटा, तो 2 थीटा टोटल कोणीय चौड़ाई कितनी, 2 लेमडा पॉन रेडियन में आ जाएगी, किसमें, रेडियन में आ जाएगी। अब आप कह रहे हो कि सर हमने जो स्लिट ली है, ये वाली स्लिट, इस स्लिट के जस्ट सटा के हमने लेंस रख दिया और पर्दा हमने इसकी फोकस पॉइंट पे रख दिया है, और यहां अपन को पैटर्न मिल रहा है, सॉरी कहां मिल रहा है पैटर्न, यहां पर पैटर्न मिल रहा है पी, इसको मैं सी डेस लिया था क्या मैंने, यहां सी डेस मिल रहा है, ये सी था, ये सी डेस मिल रहा था मुझे, और पैटर्न मुझे ऐसे मिल रहा था, यूं, ये वाली स्थिति मिल रही थी मुझे, किस एंगल पे था, थीटा एंगल पे था। तो मैक्सिमा कैसे मिलेगा मेरे को, ऐसे मैक्सिमा मिलेगा, तो इस मैक्सिमा की सपोज यहां से चौड़ाई कितनी है, रेखीय चौड़ाई, लीनियर विड्थ x है, तो इधर भी कितनी होगी, x ही होगी, तो टोटल विड्थ कितनी हो जाएगी इसकी, लीनियर विड्थ 2x हो जाएगी। ये कह रहा है कि ये एंगल थीटा, और इसको जस्ट सटा के रखा, तो ये जो डिस्टेंस d वो f के बराबर ही हो गई, किसके बराबर हो गई, f के बराबर ही होगी। तो इस केस में मुझे बताना, टेन थीटा लगाऊं तो x अपॉन f, थीटा बहुत छोटा है तो साइन थीटा लग जाएगा, हमें साइन थीटा चाहिए, इसका मतलब साइन थीटा क्या आ जाएगा यहां से, अप्रॉक्स टेन थीटा इक्वल टू कितना, x अपॉन f, x अपॉन f आपके पास आ गया, और थीटा कितना, साइन थीटा कितना, लेमडा अपॉन ई आपके पास है, तो x अपॉन f इक्वल टू लेमडा अपॉन कितना e, तो आपके पास x कितना आ गया, f लेमडा अपॉन, ये अर्ध चौड़ाई हुई, कुल चौड़ाई कितनी, कुल रेखीय चौड़ाई कितनी, 2x, कितनी 2f लेमडा अपॉन ई, क्लियर। ध्यान देना, जो कुल रेखीय चौड़ाई है वो दो चीजों पे, तीन चीजों पे डिपेंड करिए, x है, प्रोपोर्शनल है f, प्रोपोर्शनल है लेमडा, और प्रोपोर्शनल है
1/e रे की चौड़ाई बढ़ाओगे, स्लिट की चौड़ाई बढ़ाओगे, चौड़ी स्लिट करोगे तो सकड़ा बन जाएगा आपके पास, डिफ्रैक्शन पैटर्न सकड़ा होता जाएगा। अगर आप स्लिट की चौड़ाई कम लोगे तो डिफ्रैक्शन ज्यादा होगा, पैटर्न चौड़ा होता जाएगा, समझ लेना। वेवलेंथ ज्यादा लोगे तो चौड़ा, कम लोगे तो कम चौड़ा। इसलिए अगर आप बैंगनी कलर का प्रकाश यूज करते हो तो आपके पास कम चौड़ाई का आपको केंद्रीय उच्चिष्ट मिलेगा बजाय रेड कलर की। एफ ज्यादा है ना उसकी, सॉरी लेमडा ज्यादा है ना लेमडा के लिए। एफ फोकल लेंथ अगर आपके पास ज्यादा है कम है, उस हिसाब से आप पर्दे पर भी डिस्टेंस देख सकते हो। समझ गए बात? अब कोई दिक्कत? ये कंडीशन होनी चाहिए। अब वापस बैक चलते हैं अपन, दो ही तो हुई थी, तीसरा भी तो मिलना था। तीसरा क्या मिलना था? सारा बीच का बीच में चल रहा है, आप ये ध्यान रखना। ये वाला मैं ऐसे लगा देता हूं, ये लो बीचों बीच ही चल रहा है। अब ठीक है, अब ये फर्स्ट था इधर और ये इसका है, ये यहां अगले वाले का आ जाएगा। इसको मैं क्या कह दूं? सेकेंडरी मैक्सिमा। ये सेकेंडरी मैक्सिमा का रहेगा और ये बीच में एक नया टॉपिक आएगा, वो इसी से संबंधित था इसलिए यही बता दिया। ये क्या था? ये मिनिमा था ना? हाँ, ये मिनिमा था और यहां क्या था? प्रिंसिपल सेंट्रल मैक्सिमा। इसका काम तो हो गया था, छोटा सा था। ये दूसरा चल रहा था, दूसरे में हमने बात निकाल ली थी, शर्त आ गई थी, सारा काम उधर हो गया था। अब उसी से अपन सेंट्रल मैक्सिमा जो था उसकी विड्थ निकाल सकते थे, वो दोनों बता दी हमने। ये कौन, ये चौड़ाई थी केंद्रीय उच्चिष्ट की, कौन ये चौड़ाई, और ये सेंट्रल उच्चिष्ट की रेखी चौड़ाई, कुल रेखी चौड़ाई सेंट्रल उच्चिष्ट की 2x। कौन सी? 2x। और ये 2 थीटा। समझ गए बात? आप कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब वापस अपन उसमें चलते हैं, अभी बच गया ना, और केस भी तो बच गया, क्योंकि ये कह रहा है कि मिनिमा बहुत सारे मिलेंगे। n का मान 1 रखोगे तो दोनों तरफ फर्स्ट मिनिमा, n बराबर 2 रखोगे तो अगले मिनिमा। तो अगले मिनिमा कहां से आए? वापस इंटेंसिटी उच्च हुई तभी तो आए ना। चलो इंटेंसिटी वापस इंक्रीज होगी तो वो क्या होगी फिर? उसको अपन सेकेंडरी मैक्सिमा कहेंगे उनको। समझ गए? तो उन सेकेंडरी मैक्सिमा के लिए क्या कहोगे? सेकेंडरी मैक्सिमा के लिए, सेकेंडरी मैक्सिमा क्या कहता है? इंटेंसिटी क्या होनी चाहिए? मैक्सिमम। इंटेंसिटी मैक्सिमम, इसका मतलब डेल आई ओवर डेल अल्फा। क्यों? ऊपर की ओर बढ़ते जाते हैं तो थीटा चेंज होता है, थीटा चेंज हुआ तो अल्फा चेंज हुआ, अल्फा चेंज हुआ तो इसका इंटेंसिटी चेंज, और वो भी क्या चाहिए? मैक्सिमम। तो फर्स्ट डेरिवेटिव क्या? 0। जैसे आप इसको सॉल्व करते हो, सॉल्व करते आपके पास इक्वेशन आता है अल्फा इक्वल टू 10 अल्फा। इसी को आप कहते थे क्या? ट्रांसेंडेंटल इक्वेशन, बीजीय समीकरण। अल्फा का ही नाम मान रखना और अल्फा का ही मान ज्ञात करना है। समझ गए बात आप? तो इस इक्वेशन को क्या कहते हैं? अबीजीय समीकरण। सरल करने का एक सिंपल मेथड आपके पास, सबसे सिंपलेस्ट मेथड है ग्राफिकल मेथड। किससे सॉल्व करेंगे इसको? बाई ग्राफिकल मेथड। तो ग्राफिकल मेथड से आप इसको सॉल्व करना चाह रहे हो, तो ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करने के लिए आप y इक्वल टू अल्फा ले लो एंड y इक्वल टू क्या ले लो? 10 अल्फा। जहां जहां काटते हैं इंटरसेक्शन पॉइंट, इन दोनों का कौन सा पॉइंट? इंटरसेक्शन पॉइंट्स हैं वो आपको क्या देंगे? सेकेंडरी मैक्सिमा देंगे। और उनका वैल्यू क्या होगी इंटरसेक्शंस की? अल्फा कहां मिलेंगे आपको? 0, 1.43 पाई, कितना 2.46 पाई, 3.47 पाई, या ऑलमोस्ट अपन ये कह सकते हैं कि प्लस माइनस दोनों तरफ ही मिलेंगे, प्लस माइनस। तो प्लस माइनस 2n + 1 पाई बाई 2, n इक्वल टू कितना? 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन। चेक करो, देखिए ये मिल रहे हैं क्या आपको? मिलने तो यही चाहिए, मिल रहे हैं तो अच्छी बात है। समझ गए? यहां मिलेंगे आपको, यानी अल्फा की वैल्यू क्या मिलेगी आपको? अल्फा कितना? इसमें कंफ्यूज मत हो जाना,
जीरो नहीं रहेगा यहाँ पे, ये मैं आपको फिर बता दूं क्या नहीं रहेगा, इसलिए मैं कह रहा हूं आपको इसमें कंफ्यूज मत हो जाना। सबसे पहला क्या मिलेगा, एन इक्वल टू 1 2 3 4 से मिलेंगे आपको, तो इसका मतलब सबसे पहला 3π/2, जीरो पे तो काट रहा है, तो जीरो पे तो आपको सेंट्रल मैक्सिमा मिल रहा है ना, इसलिए इस जीरो को अपन कंसीडर नहीं कर रहे, कोई बात नहीं। जीरो पे आपको क्या मिल रहा है, सेंट्रल मैक्सिमा मिलता है, इसलिए अपन क्या नहीं करते, जीरो को कंसीडर नहीं करते, समझ गए, क्योंकि दोनों जीरो पे इंटरसेक्ट करते हैं, वहीं आपको सेंट्रल मैक्सिमा मिल रहा है, तो आपको कोई तुक ही नहीं करने का। तो प्लस माइनस कितना 3/2 प्लस माइनस 5π/2 प्लस माइनस 7π/2 एंड सो ऑन। यहां पर आपको क्या मिलता है, हाँ सेकेंडरी मैक्सिमा मिलते हैं। तो यहां सेकेंडरी मैक्सिमा मिलता है, तो इसकी कंडीशन क्या हुई, ये दोनों आप छोटे कर देते हैं, इनके काम नहीं आने अपन को, कौन सा, प्रिंसिपल मिनिमा ये हो गया, और कौन सा, प्रिंसिपल मैक्सिमा ये हो गया। अब सेकंड थर्ड वाला कौन सा चल रहा था, ये हो गया, ये हो गया, उसी में सीक्वेंस में आगे कौन सा, सेकेंडरी मैक्सिमा। सेकेंडरी मैक्सिमा में क्या आ गया था, अल्फा इक्वल टू प्लस माइनस 1 + 1 π/2। अल्फा की वैल्यू रखोगे तो यही मैं पुट कर दूं, क्या स्थिति रहेगी, क्या स्थिति रहेगी, ई साइन थीटा इक्वल टू λ/2 आ गया। एन इक्वल टू कितना लिख दिया अपन ने पहले, 1 2 3 4 5 आना चाहिए, ये आपके पास शर्त आएगी। तो एन इक्वल टू 1 2 3 जो आपके पास होंगे, इनको मैं क्या लिखूं, एन इक्वल टू 1 मिलेगा, 2 मिलेगा, 3 मिलेगा, इसको क्या कहेंगे, फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा, फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा। इसको क्या कहेंगे, सेकेंड सेकेंडरी मैक्सिमा। इसको क्या कहेंगे, थर्ड सेकेंडरी मैक्सिमा। ऐसे ही एंड सो ऑन, और चलते जाएंगे, ये बाद वाले मैक्सिमा होंगे। देख लेते हैं कि इनकी स्थिति क्या इंटेंसिटी की। तो अल्फा की उस मान के लिए फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा एन इक्वल टू 1, इसके लिए अल्फा कितना 3π/2, इंटेंसिटी कितनी, आई इक्वल टू I0 साइन अल्फा तो 1 हो गया, स्क्वायर अल्फा 1, अल्फा स्क्वायर प्लस माइनस 3π/2 पर कितना, इसी को मैं लिख दूं डायरेक्ट, कितना, डायरेक्ट आप यहां से इंटेंसिटी लिखोगे तो आई इक्वल टू कितना, I0 4I0 अपॉन 2n + 1 कितना, π/2 तो चला ही गया ना, पाई तो ऊपर, इसका स्क्वायर, समझ गए बात आप, यानी ये आ गया आपके पास 4I0 अपॉन 2n + 1 स्क्वायर पाई स्क्वायर। तो जैसे n इक्वल टू 1 पुट करो, इसमें कितना आया, 3 का स्क्वायर 9, तो कितना आया 4I0 9 अप्रॉक्स आ गया I0 अपॉन 22, अप्रॉक्स कितना I0 अपॉन 22 के आसपास, 22 पॉइंट समथिंग आपके पास रहेगा। ये फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा। उसकी इंटेंसिटी है पहले की 22 गुना कम है, पहले की 22 गुना हो गई ना, कम नहीं सॉरी 22 1/22 गुना हो गई, 22 गुना नहीं 1/22 गुना हो गई आपके पास, बहुत कम हो गई इंटेंसिटी। अगर एन के बाद एन इक्वल टू 2 मिले तो अल्फा इक्वल टू कितना π/2 प्लस माइनस दोनों कंसिडर कर रहे हैं हम, तो आई इक्वल टू कितना, यहां तो 4I0 अपॉन 25 पाई स्क्वायर, अप्रॉक्स I0 अपॉन कितना 61, ये कौन सा सेकेंडरी मैक्सिमा। ऐसे ही n इक्वल टू 3 के लिए अल्फा इक्वल टू कितना 7π/2, आई कितना 4I0 अपॉन 49 पाई स्क्वायर, इसका अप्रॉक्स कितना मान I0 अपॉन 121, कौन सा थर्ड सेकेंडरी मैक्सिमा, एंड सो ऑन, एंड सो ऑन। तो ये सेकेंडरी मैक्सिमा देखो, दूसरा जो मिलेगा उसकी 1/22 इंटेंसिटी मिलेगी I0 अपॉन 22, उससे अगला मिलेगा I0 अपॉन 61, I0 अपॉन 121, न के बराबर मिलेंगे, फिर तो इंटेंसिटी क्या मिलेगी, न के बराबर मिलेगी।
चलो नेक्स्ट देख लेते हैं क्या स्थिति रहती है। शनि आ गया। हाँ, तो हम कह रहे हैं कि इंटेंसिटी का रेशियो क्या रहेगा, है ना। कई बार पूछ लेता है इससे, इंपॉर्टेंट आपके पास क्वेश्चन होता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है, कई बार पूछ लेता है इस इंटेंसिटी का रेशियो। आई नॉट रेशियो, आई नॉट कौन सा, फर्स्ट सेकंड मैक्सिमा कह दूं इसको मैं, सेकंड रेशियो आई थ्री एंड सॉन, कितना आई नॉट रेशियो आई नॉट अपॉन 4 आई नॉट अपॉन कितना, कितना था अपने पास 4 आई नॉट अपॉन 9 पाई स्क्वायर, रेशियो 4 आई नॉट अपॉन पाई स्क्वायर, 4 आई नॉट अपॉन 49 पाई स्क्वायर एंड सो ऑन, या कितना आई नॉट, या आई नॉट तो जाने दो ना, सभी जगह ही गया ना, क्या आई नॉट लेना बार बार, इसको 1 लिख सकता हूं रेशियो, इसको मैं 2/3 पाई लिख दूं क्या, उसका होल स्क्वायर, रेशियो 2/5 पाई का होल स्क्वायर, रेशियो 2/7 पाई का होल स्क्वायर एंड सो ऑन, ये चलता रहता। या एक बट्टा में लिखूं तो 1 रेशियो 1/22 रेशियो 1/61 रेशियो 1/121 एंड सो ऑन। याद रखना इसको, क्या रखना इसको, ये सिंगल स्लिट थी जो अपन को कर लेनी चाहिए थी, वो हमने कर भी ली। इसका ये जो इंटेंसिटी है, इन दोनों में गैप में देखो, इंटेंसिटी ऑफ फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा is approx 4.5% of principal maxima. PRINCIPAL प्रिंसिपल लगभग 4.5% के आसपास बचती है, ये स्थिति रहती है इंटेंसिटी की। क्लियर, देखो पैटर्न क्या रहता है क्या नहीं रहता है वो भी देख लेते हैं। एक मिनट, उससे क्या होगा फिर, उसे छाप दोगे, ग्राफ क्या रहेगा इंटेंसिटी का, यही बना दूं फिर मैं, ये वाला, चलो यही बना देते हैं। ये स्थिति रहती है आपके पास। ये 0 पाई 2 पाई 3 पाई 4 पाई एंड सॉन, इस तरफ अपन अल्फा लेते हैं, ये माइनस पाई -2 पाई -3 पाई -4 पाई ये स्थिति मिलती है आपको। ये भी ज्यादा बड़ा बन गया क्या, पूरा ही जाएगा ये, रुक जा रहे हैं, सही से बनी जा, ये स्थिति रहेगी आपके पास, यहाँ 2 पाई, यहाँ 3 पाई, यहाँ 4 पाई एंड सो ऑन, सिमिलर सा मिलेगा दोनों तरफ। ये इंटेंसिटी कर्व है, आई इधर रहेगी, ये जो रहेगा सेंट्रल मैक्सिमा, इसकी वैल्यू कितनी रहेगी आई नॉट, ये क्या रहेगा आई नॉट अपॉन 22,
ये आई नॉट अपॉन 61, ये आई नॉट अपॉन 121, ये क्या है फर्स्ट, ये क्या है सेकंड, ये क्या है थर्ड, ये और ये क्या है थर्ड, तीनों ही सेकंड मैक्सिमम, दोनों तरफ की ये स्थिति रहेगी आपके पास। इंटेंसिटी वेरिएशन बहुत ज्यादा आएगा, बहुत ज्यादा। क्लियर? विड्थ आपने बताई दी, सारा काम आपने कर ही दिया। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं टॉपिक पे फटाफट, समझ में आपके आ ही गया। वैसे होशियार बच्चे हो रहे तुम वैसे, है ना? यस सर, देखो कितना तावड़ा हाँ भरा है, हद है भाई। इन दुख है अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना, राजीव जानो मैं ही बहुत होशियार है। अच्छी बात है, हालांकि ऐसी बात नहीं है, कोई खुद से भी कर लेना चाहिए। सेव वाला क्या, चलो बात भी बता दूं तुम्हें, काम भी हो जाना चाहिए। हम पहले क्रिकेट खेलते थे 9वीं 10वीं क्लास में, तो मैं हमारा एक फ्रेंड था, उसको बैटिंग बहुत अच्छी आती थी, बॉलिंग उससे पार नहीं पड़ती थी। तो हम बैटिंग भी बॉलिंग भी दोनों कर लेते थे। तो वो कहता हमें बॉलिंग सिखा दो, तो उसको बॉल सिखाई करना, सिखाई तो वो कोई 5-10 में से एक आधी सही फेंकता, और जैसे ही फेंकता जोर जोर से करता, शाबाश बेटे क्या बॉल फेंकी है तूने, शाबाश बेटे क्या बॉल फेंकी है। हमने कहा रहा हमें ही कर लेने दे बड़ाई, तूने अच्छी बॉल फेंकी है। बोले तुम तो पता नहीं करो कि नहीं करो लेकिन मैं मेरा तो सेल्फ मोटिवेशन कर लूं इतनी देर में तो खुद का सेल्फ मोटिवेशन क्या होना चाहिए, लगातार जारी रहना चाहिए। अच्छा कोई करते हो उसके लिए खुद को सेल्फ मोटिवेट करते रहो रेगुलर, वो चीज बहुत जरूरी है। नेक्स्ट, फ्राउनहोफर डिफ्रैक्शन बाय डबल स्लिट। डबल स्लिट के द्वारा फ्राउनहोफर डिफ्रैक्शन। अब की बार आपको स्लिट एक नहीं दो लेनी है। स्लिट कितनी लेनी है, दो लेनी है। चलो दो ले लेंगे, क्या पैटर्न बनेगा वो भी देख लेंगे, स्थिति क्या है। तो कहता कि जनाब आप ले लो दो स्लिट, है ना, हम ऐसा कर ही लेते हैं। चलो दो स्लिट हमने ले ली, ये लो, ये आपके पास स्लिट है, ठीक है। इस पॉइंट को मैं ए कह देता हूं, इस पॉइंट को बी कह देता हूं, इस पॉइंट को ई कह देता हूं, इस पॉइंट को डी कह देता हूं, ठीक है। यहां से क्या आता है, समांतर प्रकाश पुंज आता है, यही स्थिति रहती है। ये स्थिति रहती है। कौन सा तरंगागर है, समतल तरंगागर आता है, डब्लू डब्लू डेस। ये बीच वाला, इस बीच वाले पॉइंट को मैं क्या नाम दे दूं, सपोज S1 कह दूं, इस पॉइंट को S1 कह दूं, और इस बीच वाले पॉइंट को क्या कह दूं, ये बीच का ही मान लो पॉइंट, इसको क्या कह दूं, S2 कह दूं। ये बीच वाला जो रीजन आपको दिख रहा है ना, ये वाला रीजन यहां से यहां तक का, इसकी जो विड्थ है इसको मैं B ले रहा हूं, क्या ले रहा हूं, और जो स्लिट है, स्लिट E क्या है, विड्थ, स्लिट विड्थ, यानी E बराबर आप ये कह सकते हो कि AB है और ED है, ऐसा कह सकते हो, ये वाला। और S1 और S2 के बीच की डिस्टेंस, S1 S2 कितना है, E प्लस बी, समझ गए बात। तो ये जो होती है, ये आपके पास स्लिटों के बीच की, बीच वाले सेंटर के बीच की डिस्टेंस होती है, समझ गए बात आप, जिसमें स्लिट की, एक स्लिट की चौड़ाई और बीच वाले ओपेक भाग की चौड़ाई शामिल रहती है, ठीक है। यानी ये वाली चौड़ाई जो रहती है बीचों बीच, ये वाली, ये स्लिट की चौड़ाई रहती है ई। ई, तो बीचों बीच जो डिस्टेंस, बीच वाले जो पॉइंट है उनकी जो डिस्टेंस है वो कितनी है, बी तो है E/2 और E/2, E प्लस बी हो गई, समझ गए बात आप। ये ओपेक रीजन कहलाता है, बीई क्या कहलाता है, कई बार आपको इसको ऐसा भी लिखा हुआ मिलता है, नॉन ट्रांसपेरेंट, क्या कहलाता है, नॉन ट्रांसपेरेंट रीजन कहलाता है, OPAQE, ठीक है, नॉन ट्रांसपेरेंट रीजन रहता है। ये आपके पास स्लिट रहती है, यहां स्लिट रहती है,
अब हम एक काम कर सकते हैं इसको सॉल्व करने के लिए, बहुत सिंपल सा काम है। क्या कर सकते हैं कि मान लो ये जो प्रकाश पुंज यहां से आपतित हो रहा है या तरंगागर आपतित हो रहा है यहां, इस पर इधर लेंस लगा रखा है, स्रोत लगा रखा है, वो बात की बात है। यहां इस ए बी स्लिट का प्रत्येक बिंदु किसकी तरह काम करेगा? द्वितीयक तरंगिकाओं के सोर्स की तरह काम करेगा। ई डी जो स्लिट है इसका भी प्रत्येक पॉइंट किसकी तरह काम करेगा? सेकेंडरी। इनको आप सेपरेट मानो। एक बार इसको मैं बंद कर देता हूं तो मेरे पास ऊपर वाला जो पैटर्न मिलेगा वो किसका मिलेगा? सिंगल स्लिट डिफ्रेक्शन। ऊपर वाली पे आप यहां ब्लॉक कर दो, क्या मिलेगा? सिंगल स्लिट डिफ्रेक्शन। मैं कह रहा हूं कि सपोज इससे जो मिलने वाली तरंगिका या जो विवर्तन डिफ्रेक्शन है उनको मैं एक सिंगल वेव से रिप्रेजेंट कर दूं, और वो सपोज इसके सेंटर पॉइंट से जा रही है। किससे जा रही है? सेंटर पॉइंट से जा रही है। चूंकि एक ही तरंगागर पर है, ए बी और ईडी किस पर है? एक ही तरंगागर पर है। तो आप इसको क्या कर सकते हो? S1 एंड S2 को क्या मान सकते हो? मान सकते हैं, क्योंकि एक ही तरंगागर पर है। और जैसे आपने माना, इनको मानते आप कह रहे हो कि इनसे उत्सर्जित तरंगिकाएं भी कला संबद्ध रहेंगी जो सीधी निकलेंगी, एंगल पे जाएंगी, लेंस पे से गुजरेंगी तो दूरी तय करेंगे, वो कथांत पथांतर आ जाएगा, इसमें कोई समस्या नहीं है। लेकिन हम ये कह सकते हैं कि इसमें जितनी भी द्वितीयक तरंगिकाएं जाएंगी उन सब का आधारोपण हम पहले पढ़ चुके, सिंगल स्लिट पढ़ चुके। तो उसका इफेक्ट अगर देखें तो हम ये कहते हैं कि सपोज उससे एक सिंगल स्लिट, सिंगल प्रकाश किरण है वो उत्सर्जित हो रही है, सिंगल, और उसका आयाम कितना है? सपोज R है, जो पहले अपन मान चुके। समझ गए बात आप? हाँ, दूसरी से भी आयाम R है। मैं यहां क्या कर दूं? एक लेंस लगा दो, ये लेंस L लगा दिया। यहां क्या ले लूं? इसकी फोकस पॉइंट पर स्क्रीन ले लूं। तो बीच वाला जो पॉइंट होगा ये वाला, इस पॉइंट पर जैसे प्रकाश किरणें पहुंचेंगी, दोनों कला संबद्ध स्रोत मान लो, मैं कला संबद्ध स्रोतों से प्रकाश किरणें इस पॉइंट पर पहुंचेंगी तो समान कला में पहुंचेंगी, समान पथ तय करके पहुंचेंगी। ऐसी स्थिति में बिंदु जो C होगा वो क्या होगा? कब? और यहां क्या मिलेगा? सेंट्रल मैक्सिमा या प्रिंसिपल मैक्सिमा। और उसकी इंटेंसिटी कितनी होगी? I इक्वल टू 4I0। I इक्वल टू कितनी? हाँ, I इक्वल टू 4I0। जहां आपने I0 क्या ले रखा है? A0 स्क्वायर। पहले एक्सप्लेन कर रखा है ना, पिछले वाले को अपन एक्सप्लेन कर रखा है, सेम I0 स्क्वायर। तो यहां जो इंटेंसिटी मिलेगी, अपन सॉल्व करेंगे तब आ जाएगा, अपन यहां बात ही कर रहे हैं। तो हम कह रहे हैं कि यहां जो इंटेंसिटी मिलेगी, जो पिछले वाला जो था आपके पास सिंगल स्लिट वाली इंटेंसिटी, उसकी 4 गुना मिलेगी। कितने गुना मिलेगी? 4 गुना मिलेगी। ये स्थिति रहेगी। हम कोई ऑफलाइन बात करते हैं, सॉरी यहां इसका किसी एंगल थीटा पर ऑफ ट्रैक बात करते हैं, सी डेस पर क्या स्थिति रहेगी? वो कहता है कि यहां से सपोज थीटा एंगल कोई प्रकाश किरणें उत्सर्जित हो रही है, वो इस सी डेस पर पहुंचती है, और जैसे ही सी डेस पर पहुंचती हैं इनमें पथांतर उत्पन्न होता है। कितना? यहां से परपेंडिकुलर डाल दो जनाब, ये जो परपेंडिकुलर आप डालोगे ये पथांतर के डी के। कौन सा पथांतर है? वो कह रहा है कि यहां से S1 के से बाद वाली जो तरंगिकाएं वो समान पथ तय करके जाती है। दिक्कत इसी में आती है। तो कॉन्जुगेट पॉइंट्स है, सपोज ए के पास वाला पॉइंट है वो ई के पास वाले पॉइंट के साथ सेम पथांतर रखेगा। दूसरा, इसके जस्ट नीचे वाला पॉइंट इसके जस्ट नीचे वाले पॉइंट के साथ सेम पथांतर रखेगा। उससे नीचे वाला पॉइंट इसके साथ, यहां बी के पास वाला डी के पास वाले से सेम पथांतर रखेगा। समझ गए? तो एक कॉन्जुगेट पॉइंट एक तरीके से आपके पास है। तो पथांतर कितना मान सकते हैं अपन? परिणामी पथांतर कितना है इस पॉइंट के लिए? परिणामी पथांतर कितना? S1 सॉरी S2 के कितना? S2 के ये वाला इतना इतना, ये परपेंडिकुलर डाल दिया आपने, ये वाला पथांतर चाहिए अपन को S2 के, जो कि कितना है? ये एंगल कितने पे देख रहे हो आप? थीटा पे देख रहे हो इसको जनाब, थीटा पे देख रहे हो। तो ये एंगल कितना? थीटा। ये यहां बी है, ध्यान रखना, ठीक है? तो ये कितना है? S1 और S2 के बीच की दूरी अपन ने ली थी, यहां कितने? E प्लस बी, ई प्लस बी कॉस थीटा। ये वाला S1 के, तो S2 के क्या हो जाएगा? साइन थीटा। तो डेल्टा कितना? E प्लस बी साइन थीटा। याद रखना, पथांतर ये है, तो परिणामी कलांतर कितना? फाइव डेस या फाइव बराबर कितना? 2 पाई अपॉन लेमडा E प्लस बी साइन थीटा। और इसी को मैं एक नाम और दे दूं, सपोज ये मिटेगा तो सही, लेकिन मैं यही कह देता हूं इसको 2 बीटा कह दूं। क्या नाम दे दूं? 2 बीटा। क्लियर?
अगर आपके पास ये स्थिति आ गई है तो आप ये मान सकते हो कि दो तरंगिकाएं आपके पास हैं, S1 सी डेज पे जाने वाली और S2 से सी डेज पर जाने वाली तरंगे। ये क्या हुआ, एक्स्ट्रा हो गई। हाँ, इस तरंगिका के कारण भी यहां आयाम कितना, इसके कारण कितना आयाम R, और इसके कारण कितना R, कोई दिक्कत इसमें नहीं। और ये किसी एंगल पे ही था, R इक्वल टू कितना मान सकते हो आप, ए नॉट साइन अल्फा अपॉन अल्फा, और इसको भी कितना ए नॉट साइन अल्फा अपॉन अल्फा। परिणामी चाहिए, क्या चाहिए, हाँ परिणामी पथांतर चाहिए। तो परिणामी पथांतर के लिए आप कह रहे हो कि सपोज पहले वाले को आप R से शो कर रहे हो, ठीक है, और दूसरे वाला इससे कितने एंगल पे है, 2 बीटा एंगल पे है, उसको भी किससे शो कर रहे हो आप, R से भी शो कर रहे हो। दोनों के बीच परिणामी कलांतर आपके पास आ ही गया, कितना 2 बीटा है दोनों के बीच, तो परिणामी कितना होगा दोनों का, कितना, ये किसके कारण है, S1 छिद्र के कारण है, या इसको ए बी कह सकते हो आप। ये परिणामी किसके कारण है, ए बी छिद्र के कारण, और ये कौन सा, ईडी छिद्र यानी स्लिट जिसको आप कर रहे हो, छिद्र या स्लिट के कारण आयाम, यही तो है। ये आपके पास आ गई, परिणामी आयाम आ गया आपके पास। क्या स्थिति रहेगी बताना जरा, ये परिणामी आयाम, सपोज इसको मैं आर डेज कह देता हूं, आर डेज कितना, कितना आर स्क्वायर प्लस 2 आर स्क्वायर कॉस 2 बीटा, एंगल यही आएगा। चलो निकाल दो कितना, आर डेज इक्वल टू कितना 4R इंटू कॉस बीटा आया क्या, चेक करना जरा भाई, आर स्क्वायर तो आर तो बाहर आ गया, यहाँ 2 आया, और एक 2 प्लस 2 बाहर आ गया, तो 1 प्लस कॉस 2 बीटा, तो 2 कॉस स्क्वायर बीटा माइनस 1, तो 1 से 1 कैंसिल, 2 और 2 ओके, बाहर एक 2 आ गया, 4 नहीं आएगा 2 आएगा, क्लियर, 2 आर कॉस बीटा। इसका मतलब आर कितना आ गया आपके पास, 2 ए नॉट साइन अल्फा अपॉन अल्फा कॉस बीटा, ये परिणामी आयाम आ गया। तो परिणामी इंटेंसिटी कितनी होगी, आई कितना, आर डेज, सॉरी आर डेज का स्क्वायर कितना 4A0 स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन अल्फा स्क्वायर कोस स्क्वायर बीटा, या और आई इक्वल टू 4I0 साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन अल्फा स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर बीटा, ये वाली आ गई इंटेंसिटी, ये परिणामी इंटेंसिटी छाप दो आप तो फटाफट ही, परिणामी इंटेंसिटी आपके पास आ गई, ठीक है। अब इस इंटेंसिटी के दो पार्ट हैं आपको दिख रहे हैं, एक में तो बीटा आया है और एक में क्या आया है, फटाफट छाप दो, छाप दिया, अरे वाह होशियार हो गया आजकल, वास्तव में तुम लोग फास्ट हो गए है ना। तो परिणामी जो तीव्रता है इसकी अपन बात करते हैं, क्या कहता है परिणामी तीव्रता के बारे में, आई इक्वल टू 4I0 साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन कॉस स्क्वायर बीटा, इसकी बात हो रही है। यहां दो चीजें हैं, एक तीन चीजें, I0 है, इसको तो अपन क्या लिख रहे हैं A0 स्क्वायर, दूसरा अल्फा इसको क्या लिख रहे हैं ई साइन थीटा अपॉन लेमडा इंटू पाई, बीटा है इसको क्या लिख रहे हैं पाई ई प्लस बी अपॉन लेमडा, क्लियर, ये चीजें आपके पास होनी चाहिए। अब वो कह रहा है कि ये जो पोर्शन आपको दिख रहा है, कौन सा वाला पोर्शन, या तो चल जाए या हैंग हो जाए, एक काम तो कर, नहीं करता तो अपन कर लेते हैं। ये जो पार्ट आपके पास और ये जो पार्ट है, दोनों पार्ट आपको सेपरेट दिख रहे हैं, इसको क्या हुआ रे, पगला गए क्या, ये वाला जो पार्ट है ये किसके कारण है, साइन अल्फा अपॉन अल्फा है, इसका मतलब कौन सा विवर्तन घटक है, और ये कौन सा है
हाँ, व्यतिकरण घटक है। इसको आप सेव कर दो, फिर देखते हैं इसकी क्या समस्या हो रही है। हैंग सा ही हो रहा है रे, 2 मिनट वेट कर लेते हैं। व्यतिकरण घटक है, समझ गए? यानी एक्चुअल में हुआ क्या था, दोनों पार्ट आए कहां कहां से और बताते क्या हैं, समझ गए? क्या बताते हैं देखो, यहां आ जाओ वापस से। ये जो घटक मिलता है आपको साइन अल्फा और अल्फा वाला, साइन अल्फा वाला, वो तो इससे पहले मिलता है यहां से इसके कारण। यानी एक जो रेखा छिद्र आपके पास थी, उसके प्रत्येक बिंदु से द्वितीयक तरंगिकाएं क्या हो रही थी, उत्सर्जित हो रही थी, उनमें डिफ्रेक्शन हुआ था और वो अध्यारोपित होकर के आपको इंटेंसिटी दे रही थी। उनके कारण जो पार्ट आता है वो साइन अल्फा अपॉन अल्फा का आता है। क्लियर बात? फिर हमने कहा था कि दूसरे से भी ऐसा ही होता है। हम कह रहे कि इससे उत्सर्जित और इससे उत्सर्जित जो तरंगिकाएं थी वो समान कला में थी शुरुआत में, तो दोनों समान कला के थे, ऐसे सोर्स की तरह बिहेव करते हैं, तो दो स्रोतों की तरह बिहेव करते हैं। तो यंग वाला सा मामला देखो आप, यंग मॉडुलस, ये यंग द्विस्लिट क्या कहलाता है? दो स्लिट आते हैं, डबल स्लिट वाला ही। एक से उत्सर्जित तरंगिकाएं, दूसरी उत्सर्जित तरंगिकाएं, दोनों में पथांतर अपन ने देख लिया, इंटेंसिटी उसके हिसाब से ज्ञात कर ली। तो ये दोनों अध्यारोपित होती हैं इस स्लिट के कारण और इस स्लिट के कारण। मानो दो स्रोत है आपके पास कला संबंध, एक स्रोत से उत्पन्न तरंग, दूसरे स्रोत से उत्पन्न तरंग, दोनों अध्यारोपित होती हैं और क्या बनाती हैं? व्यतिकरण देती हैं सीडीएस पर। क्या देती हैं? हाँ, और इन दोनों में जो पथांतर होता है वो 2 बीटा से अपन ने देख लिया। समझ गए बात? अब अल्फा जो आपके पास आया था यहां अल्फा, वो किसके कारण था? एक ही जो स्लिट थी उसी के अलग अलग सिरों से, पहले वाले सिरे से अंतिम सिरे के बीच जो तरंगिकाओं के बीच पथांतर था वो हमने कंसिडर कर लिया, वो विवर्तन के कारण पथांतर था। और ये इन दोनों के बीच पथांतर जो है वो कौन सा है? डिफ्रैक्शन, सॉरी इंटरफेरेंस वाला पथांतर है। समझ गए बात? अब तो इसका मतलब तीव्रता जो वास्तव में जो इसका विवर्तन प्रतिरूप मिलता है वो क्या मिलता है? दो अलग अलग रेखा छिद्रों के प्रत्येक के विवर्तित तरंगिकाओं के अध्यारोपण यानी विवर्त इस व्यतिकरण प्रतिरूप के फलस्वरूप इसका पैटर्न मिलता है अपन को। यानी इसको मैं क्या कहूं, दोबारा सुनना, याद रखना इसको। यानी इसको मैं ऐसा कह सकता हूं कि एकल रेखा छिद्रों से विवर्तित तरंगिकाओं के अध्यारोपण से प्राप्त व्यतिकरण प्रतिरूप होता है। क्या कहलाता है? ये वाला, ये कहते हैं इसको। एकल रेखा छिद्रों से विवर्तित होगी, विवर्तन हो गया पहले, जो साइन अल्फा अपॉन अल्फा वाली टर्म आ रही है आपके पास। फिर उन तरंगिकाओं के अध्यारोपण से क्या हुआ? व्यतिकरण हुआ। उनसे क्या हुआ? पहले विवर्तन और उसके बाद हाँ वो परिणामी जो प्रतिरूप मिलता है वो आपके पास ये इंटेंसिटी के रूप में मिलता है। तो इसका मतलब यहां दोनों का प्रभाव रहेगा। किसका प्रभाव रहेगा? दोनों का प्रभाव रहेगा। दोनों क्यों? व्यतिकरण में भी आपको उच्चिष्ट निम्निष्ट मिल रहे हैं और इंटरफेरेंस बाद में हो रहा तो उसके भी क्या मिलेंगे आपको? उच्चिष्ट और निम्निष्ट मिलेंगे, और परिणामी जो प्रतिरूप मिलेगा उन दोनों का कंबाइंड मिलेगा। समझ गए बात आप? तो विचित्र स्थिति बनेगी। क्या बनेगी? पहला तो विवर्तन घटक के कारण, तो पहला तो किसके कारण है? विवर्तन घटक के कारण। तीव्रता परिवर्तन या तीव्रता वितरण। क्लियर? कह सकते हैं विवर्तन घटक कौन सा? आई नॉट साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन, एक तरह से इसी के देख सकते हैं, अल्फा स्क्वायर अपॉन अल्फा स्क्वायर का देख सकते हैं अपन। क्लियर? हाँ 4 पड़ा रहेगा, कांस्टेंट है, वो मल्टीप्लाई रहेगा, कोई समस्या नहीं। वेरिएशन जो आएगा, आई नोट भी आप छोड़ सकते हो, वेरिएशन जो आएगा वो इसके कारण आएगा। 4 आई नोट के कारण कोई वेरिएशन नहीं आना, वो तो सीधा मल्टीप्लाई होना। जो आपका रिजल्ट 0 आएगा तो 0 से मल्टीप्लाई होगा, और जो और कोई आएगा उसको सीधा मल्टीप्लाई करना। तो मूल जो काम है वो इसका है, वेरिएशन देने का। पिछले वाले में भी यही था। तो क्या कहता है? वही 3 बातें। कितनी बातें? क्या मिलेगा? सेंट्रल डिफ्रैक्शन मैक्सिमा, और यहां मैक्सिमा ही मिलता है,
व्यतिकरण का भी क्या मिलता है, कॉस जीरो पे जीरो ही रहता है, थीटा जीरो पे कॉस जीरो भी वन रहता है, सॉरी कॉस जीरो वन रहता है, तो वो भी मैक्सिमा देता है। तो डिफ्रैक्शन का कहो चाहे इंटरफेरेंस का कहो, यहां हमेशा आपको प्रिंसिपल मैक्सिमा मिलना है। क्या मिलना है, हाँ प्रिंसिपल मैक्सिमा मिलना। और यहाँ अल्फा इक्वल टू कितना, जीरो, यानी थीटा इक्वल टू कितना, जीरो। तो इंटेंसिटी कितनी, 4I0। एकल रेखा छिद्र के कारण तीव्रता की कितनी गुनी, 4 गुनी मिलती है। सही है। दूसरा क्या मिलता है, कौन सा, मिनिमा, कौन से, डिफ्रैक्शन मिनिमा, क्योंकि उसके भी तो मिलेंगे, तो इसको डिफ्रैक्शन मिनिमा कहेंगे। कहां मिलेंगे, अल्फा इक्वल टू कितना, प्लस माइनस एन पाई, एन इक्वल टू कितना, 1 2 3 एंड सो ऑन, क्योंकि जीरो पे तो आपको मिलेगा इस केस में। तो यहां से कितना, ई साइन थीटा प्लस माइनस एन लेमडा, याद रखना इसको। क्लियर। और ये डिफ्रैक्शन मैक्सिमा मिल रहे थे आपको, वो कहां मिल रहे थे, सेकेंडरी मैक्सिमा। सेकेंडरी डिफ्रैक्शन मैक्सिमा कहां मिल रहे थे आपको, क्या करना था, डेल आई अपॉन डेल अल्फा जीरो करना था, और इससे आपको क्या मिल रहा था, अल्फा इक्वल टू प्लस माइनस 2n प्लस 1 पाई बाई। इसका मतलब क्या मिला आपको, ई साइन थीटा इक्वल टू प्लस माइनस 2n प्लस 1 लेमडा बाई 2, यही था। और यहां n कितना था, 1 2 3 एंड सो ऑन। क्लियर। ये स्थिति आपके पास थी, लिख दो फटाफट लिख दो, फिर आगे चलते हैं। ये तो सेम वही था, इसलिए एज इट इज आ गया, हमें कोई जोर नहीं आया। अब चेंज किस में आएगा, व्यतिकरण के कारण जो कहानी रहेगी उसको अपन को और देखना है ना। ये तो विवर्तन घटक था, डिफ्रैक्शन जो पार्ट था इसका वो वाला था। नेक्स्ट सेकंड, व्यतिकरण घटक कौन सा, कॉस स्क्वायर बीटा के कारण तीव्रता परिवर्तन क्या रहेगा, या तीव्रता वितरण, एक ही बात है। वो क्या देगा आपको, उसमें भी दो केस मिलेंगे आपको। पहला कौन सा, इंटरफेरेंस मैक्सिमा, कहां मिलेंगे, जब कॉस स्क्वायर बीटा कितना हो, 1 हो। इसका मतलब बीटा क्या हो आपके पास, प्लस माइनस एम पाई हो। एम आपके पास क्या हो, 0 1 2 3 एंड सो ऑन। जीरो यहां ले सकते हैं, ये वहीं मिलेगा, थीटा बराबर जीरो वाले केस में मैक्सिमा मिलेगा, इसमें भी ये वाली स्थिति आपके पास हो। बीटा कितना, ई प्लस बी साइन थीटा कितना, प्लस माइनस लेमडा एम लेमडा, ये आ गया। याद रखना ये शर्त बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्लियर। दूसरा कौन सा, इंटरफेरेंस मिनिमा, इंटरफेरेंस के कारण भी तो मिनिमा मिलेगा। उसके लिए कॉस बीटा कितना होना चाहिए, जीरो। जीरो का मतलब बीटा कितना, 2m प्लस 1 प्लस माइनस पाई बाई 2। क्लियर। इसका मतलब ई प्लस बी साइन थीटा इक्वल टू प्लस माइनस 2m प्लस 1 लेमडा बाई 2, जहां m कितना, 1 2 3 4 5 6 चलता रहेगा। जीरो से ले सकते हो, यहाँ तो आपको समस्या नहीं है। आपको एम में तो क्या समस्या है, इंटरफेरेंस में तो डिफ्रैक्शन का केस था। ये स्थिति आपके पास आ गई। ठीक है, ये सारा खेल आ गया।
इसके कारण इंटेंसिटी भी आपको मिलेगी सेम वैसे ही, जैसे डबल स्लिट के कारण मिलती है ना, सेम वही कहानी मिलेगी। मैक्सिमा मिनिमा, मैक्सिमा मिनिमा, मैक्सिमा मिनिमा, सेम हाइट वाली इंटेंसिटी मिलेगी। क्लियर? ठीक। अब क्या रहता है, तीनों का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखिए। तो पहला घटक कौन सा, ग्राफ खींचो तो पहला, तीनों इस पे तो आएंगे नहीं, तो बड़ा बनाना पड़ेगा, तो दो इस पे बना देते, तीसरा आगे बना देंगे। पहला इस पे बना दो, डिफ्रैक्शन वाला, यही रहेगा। ठीक है, ये स्थिति रहेगी। ये जो कंपोनेंट है ये वाला, यहां क्या, 0, पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई एंड सो ऑन। अल्फा ले रहे हो इस पे आप। इधर ये जो कंपोनेंट ले रहे हो कौन सा ले रहे हो, किसका इफेक्ट देख रहे हो, साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन अल्फा स्क्वायर का देख रहे हो इस एक्सिस पर। ठीक है, यानी इस एक्सिस पर आपके पास। दूसरा इसी के साथ लगता ही देख लें अपन तो, कौन सा, बीटा का भी देख लो, कॉस स्क्वायर बीटा का भी, तो वो भी आपके पास ऐसा ही मिलेगा। ठीक है, ये स्थिति मिलेगी आपको। ये इफेक्ट किसका मिलेगा, कॉस स्क्वायर बीटा इस एक्सिस पे, इधर से देखो तो इस पे एक्सिस पे 0। यहां कितना मिलता है, पाई पे, यहां पाई बाई 2 है क्या, यहां पाई, यहां 2 पाई, यहां 3 पाई, यहां 4 पाई एंड सो ऑन। उस तरफ माइनस में हो जाएंगे। सही है क्या बात, या गलत है, चेक करो रे, पाई कहां मिल रहा है आपको, इंटरफेरेंस मिनिमा पाई बाई 2 पे मिलेंगे, 3 पाई बाई 2, 5 बाई 2, पाई 2 पाई 3 पाई पे तो मैक्सिमम मिल रहे थे। ये नीचे नहीं जाना चाहिए अभी, ये माइनस पाई बना दो इसको यहाँ पे, माइनस पाई, माइनस 2 पाई, माइनस 3 पाई, माइनस 4 पाई एंड सो ऑन, माइनस पाई, माइनस 2 पाई। आपको इसमें एक चीज देखने को मिल रही है, क्या देखने को मिल रही है, या ये वेरिएशन जरूर देखना, अल्फा में जो वेरिएशन है वो किसके कारण है, पाई ई साइन थीटा अपॉन लेमडा। बीटा जो है वो किसके कारण है, कहा, यहां यहां इधर 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 गड़बड़ कर दिया, पाई बाई 2 है ये, गड़बड़ा गया क्या, कोई बात नहीं, वापस बन जाएगा, कहाँ जाएगा गड़बड़ा के। ये किस पे, माइनस पाई, माइनस 2 पाई, माइनस 3 पाई एंड सो ऑन, ये चलता रहेगा इधर। इसमें इंटेंसिटी वेरिएशन क्या मिलेगा, सिमिलर मिलेगा। ठीक है, ध्यान देना, यहां बीटा में जो वेरिएशन है वो ई के साथ साथ बी पे भी डिपेंड करता है, यानी इंटेंसिटी जो वेरिएशन है किसके कारण, इंटरफेरेंस के कारण है, वो स्लिट विड्थ के साथ साथ जो ओपेक रीजन आपके पास है, स्लिटों के बीच का जो भाग है अपारदर्शी, उसकी विड्थ पे भी डिपेंड करता है। तो बी थोड़ा सा भी इंक्रीज करोगे तो बी तेजी से सॉरी ये स्मॉल बी तेजी से थोड़ा सा भी इंक्रीज करोगे, चेंज करोगे तो बीटा में ज्यादा वेरिएशन आएगा, तेजी से वेरिएशन आएगा। अब आपको ऊपर वाले से नीचे वाले से एक चीज और पता चलेगी कि सर इसका जहां पाई आ रहा है, यहां इसके पाई पे तो मैक्सिमम मिल रहा है, अगर मान लो ये दोनों एक साथ कॉन्साइड हो गए तो क्या स्थिति बनेगी, ये तो दोनों एक साथ होंगे तो सेंट्रल मैक्सिमा उसकी इंटेंसिटी हाई रहेगी, लेकिन जैसे आप आगे बढ़ोगे क्या स्थिति रहेगी, कहीं ऐसा भी हो सकता है कि पाई जो है वो उस पाई के साथ कॉन्साइड कर जाए, या इसका पाई इसके 2 पाई के साथ कॉन्साइड कर जाए, इसका पाई इसके 3 पाई के साथ कॉन्साइड कर जाए। वो किस पे डिपेंड करेगा, इस बी की विड्थ पे डिपेंड करेगा। समझ ना बात, अब ई आपने फिक्स कर दिया, अल्फा फिक्स हो गया, तो अब बी वेरी करोगे, पाई सेम है, थीटा लेमडा सेम है सारे, तो बी चेंज किससे होगा,
स्मॉल बी से, बीटा किससे चेंज, बी से चेंज होगा। तो बी का मान जैसे आप बढ़ाओगे तो अल्फा की किसी एक वैल्यू के लिए बी के डबल ट्रिपल, है ना, क्वार्टर, 4 मल्टीपल 5 मल्टीपल वैल्यू क्या होंगी, सेटिस्फाई होंगी। इसका मतलब ये होगा कि हो सकता है कि इसका पाई है, इसके इस पाई वाले के साथ कॉन्साइड हो जाए, इसका पाई 2 पाई के साथ कॉन्साइड हो जाए, पाई 3 पाई के साथ कॉन्साइड हो जाए, पाई 4 पाई के साथ कॉन्साइड हो जाए, या ये 2 पाई 3 पाई के, या 2 पाई 4 पाई के, या 2 पाई 6 पाई के साथ कॉन्साइड हो जाए, हो सकता है ना। तो जब ऐसा होगा तो इससे अगले वाले भी वैसे ही कॉन्साइड होंगे। तो इसका मतलब ये होगा कि वहां क्या मिलेगा फिर भाई, यहां तो मिनिमा मिल रहा था डिफ्रैक्शन में, और यहां क्या मिल रहा है, मैक्सिमा। किसी के साथ होगा तो अगर ऐसा हुआ तो क्या मिलना चाहिए वहां पर, फाइनली क्या मिलना चाहिए, मिनिमा या मैक्सिमा इंटेंसिटी का, दिमाग लगाओ थोड़ा सा। ये सिंगल स्लिट के गाल डिफ्रैक्शन है, उसका मिनिमा है, समझ गए बात आप। और ऐसे दो मिलकर के इस तरह का पैटर्न देते हैं, है ना। तो हम ये कह रहे हैं कि ऑलरेडी वहां मिनिमा है, ने डिफ्रैक्शन जहां से हुआ है स्लिट से, वहां से देखो जो स्लिट कहां आपके पास, जहां से डिफ्रैक्शन हुआ यही क्या हो गया इसका, ये अध्यारोपित होंगी तो सबसे पहले ये अध्यारोपित होगी, आर देंगे आपको। आर क्या होगा, मिनिमम, यानी इंटेंसिटी मिनिमम। तो इसकी ऑलरेडी इंटेंसिटी मिनिमम और इसकी ऑलरेडी इंटेंसिटी मिनिमम, तो ये अध्यारोपित होकर भी आपको क्या देंगी फिर, हाँ, भले ही कैलकुलेशन में आपके पास क्या आ रहा हो, मैक्सिमा आ रहा हो। वो तो ये कहना चाह रहा है ना कि अगर वहां से इंटेंसिटी बराबर है और वहां से इंटेंसिटी लगातार आ रही है तो उस कंडीशन में अध्यारोपित होंगी तो वो मैक्सिमा देंगी 2 पाई पे, 3 पाई पे, 5 पाई पे। वो तो ये कहना चाह रहा है, लेकिन वो ये कह रहा है कि मान लो यही 0 हो गई इंटेंसिटी, तो आगे अध्यारोपण किसका करोगे, समझ गए। कोस तो बाद में आता है ना भाई, ये अध्यारोपित होते हैं तब आता है कोस। तो ये ऑलरेडी इनकी इंटेंसिटी 0, तो इनको अध्यारोपित करो चाहे मत करो, इंटेंसिटी क्या रहेगी, 0 ही रहेगी। इसलिए इसमें अपन ये कहते हैं कि जो इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन और इंटरफेरेंस मिलके ये जो पैटर्न बनता है डिफ्रैक्शन का डबल स्लिट के कारण, उस डिफ्रैक्शन पैटर्न में इंटरफेरेंस पैटर्न पे कौन ओवर रूल करता है, डिफ्रैक्शन करता है। क्यों, पहले फिनोमिना कौन सा करता है, डिफ्रैक्शन होता है, और उसी से इंटेंसिटी 0 हो गई दोनों की, R1 R की, तो आगे जाके इंटरफेरेंस तो बाद में मिलना आपको, तो वो क्या देगा आपको फिर, हाँ, उसका मैक्सिमा आपको नहीं मिलेगा। तो उसके करस्पॉन्डिंग जो सीरीज होती है वो क्या रहती है, क्या रहती है, गायब रहती है। क्या रहती है, हाँ, समझ तो गए तुम लोग। हाँ, अब इनका क्या मिलना चाहिए आपको, कंबाइंड मिलना चाहिए। हाँ, कंबाइंड मिलने का मतलब क्या हुआ, देखो आपको बताऊं, आपको ये पैटर्न सिंगल स्लिट का है, प्योरली सिंगल स्लिट का है। ऐसे दो पैटर्न मिलेंगे, है ना, और दोनों का अध्यारोपण होकर इस टाइप की स्थितियां बननी चाहिए, इस टाइप की स्थितियां बननी चाहिए। लेकिन चूंकि ये और ये मिलेगा, या ये और इसका मैक्सिमम मिलेगा, ऐसा ही दूसरा है, दोनों मिलेंगे तो यहां तो इंटेंसिटी मैक्सिमम होगी, लेकिन जहां ये और इसका ये मिलेगा, इसकी इंटेंसिटी ये 22 गुना कम है, तो उतनी ज्यादा मिल जाएगी क्या, नहीं मिलेगी, है ना। और ये वापस से मैक्सिमम मैक्सिमम मिलेंगे तो भी इंटेंसिटी ज्यादा देंगे, लेकिन बहुत ज्यादा थोड़ी दे देंगे, नहीं देंगे। समझ गए बात आप। इसका मतलब ये तो तब है जब आपके पास लगातार आ रही हो, समान इंटेंसिटी की आ रही हो, लेकिन अभी समान इंटेंसिटी वाली नहीं बची है, तो ये अध्यारोपित होंगे तो पैटर्न ओवरऑल ऐसा ही बनेगा, ऐसा नहीं बनेगा, क्योंकि अध्यारोपण इनका करवा रहे हैं अपन, समझ रहे हो बात आप। तो अध्यारोपण इनका करवा रहे हैं तो ऐसा ही मिलेगा कि यहां बहुत ज्यादा इंटेंसिटी मिलेगी, यहां कम मिलेगी, यहां थोड़ी ज्यादा मिलेगी, यहां कम मिलेगी, यहां कम यहां ज्यादा, ऐसे मिलेगी। लेकिन यहां बहुत ज्यादा मिलने का मतलब आपके पास बहुत ज्यादा 4 आई नोट है, यहां उसका आई बटा आई नोट बाई 22 है, समझ रहे ना बात। अब यहां मैक्सिमा तो मिलेगा आपको, लेकिन क्या मिलेगा उससे कंपेरेटिव, हाँ। तो ऐसे ही दो आपको अध्यारोपित करने, ये तो इंटरफेरेंस को बताता है कि इंटरफेरेंस तो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन कर देता है। तो फिर वो कहता है कि कब क्या होगा फिर, कंबाइंड बनाएंगे, तो वो कह रहा है कि कंबाइंड बनाओ जनाब, बनाना चाहिए आपको कंबाइंड। तो कहता है कि आपके पास फिर ये स्थिति बनेगी कंबाइंड में,
एंड सो ऑन। ऐसा पैटर्न मिलेगा आपको। पैटर्न कैसा मिलेगा? ऐसा मिलेगा। इसका मतलब आप इसको कह सकते हो कि ये सेंट्रल मैक्सिमा मिलेगा आपको। इसको आप अल्फा कह सकते हो इस तरफ। इसको आप कह सकते हो यहां पाई मिलेगा आपको, यहां 2 पाई मिलेगा, 3 पाई, माइनस पाई, -2 पाई, -3 पाई एंड सो ऑन। ये इंटेंसिटी पैटर्न मिलेगा। दिख कैसा रहा है? एक समान इंटेंसिटी तो नहीं है ना सभी जगह। इसका मतलब प्योरली इंटरफेरेंस तो नहीं है। तो वो कहता है कि ये जो आपको इंटेंसिटी पैटर्न मिलता है वो क्या मिलता है, इसका जो एनवेलप आप डिजाइन करो तो इसका एनवेलप जो है, डिफ्रैक्शन का एनवेलप, वो एनवेलप आपको किसकी तरह दिखता है? डिफ्रैक्शन की तरह दिखता है ना? कैसा दिखता है? डिफ्रैक्शन एनवेलप। तो ये जो इंटेंसिटी यहां आई ले रहे हो इस तरफ आप, है ना, और यहां इंटेंसिटी कितनी है? 4I0। और ये वेरिएशन कैसा है इंटेंसिटी का? 4I0 साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन अल्फा स्क्वायर कॉस स्क्वायर बीटा आई इक्वल टू, इसका वेरिएशन आपको देखने को मिल रहा है। तो आप कह रहे हो कि इसको जब आप रिप्रेजेंट करते हो तो स्थिति क्या बनती है आपके पास? कैसा मिल रहा है पैटर्न आपको? कैसा मिल रहा है? डिफ्रैक्शन। इसका जो एनवेलप है वो किसका मिलता है? डिफ्रैक्शन एनवेलप बोलते हैं इसको। ये मिलता है आपको। क्लियर? अब इसमें एक चीज और बताना मेरे को। ये जो डिफ्रैक्शन एनवेलप है इसको डिफ्रैक्शन पैटर्न कहेंगे, इसका कंबाइंड पैटर्न कहेंगे एक तरीके से। इस एनवेलप में जो केंद्रीय उच्चिष्ट उसमें इन व्यतिकरण उच्चिष्ट उनकी संख्या में वेरिएशन आता जाता है। कभी 3 मिलती हैं, कभी 5 मिलती हैं, कभी 7 मिलती हैं, कभी 9 मिलती है, ऐसे मिलती है। समझ रहे बात आप? तो अब इसमें देखना, मुझे बताना केंद्रीय उच्चिष्ट कौन सा है। इसी को तो बनाया अपन ने केंद्रीय उच्चिष्ट। और सारा गया क्या है? इसको, हाँ इस केंद्रीय उच्चिष्ट की बात कर रहे हैं। ये जो केंद्रीय उच्चिष्ट है ये मुझे बताना, ये तो एनवेलप है। जो बाहर से दूर से अपन देखें तो हमें लगता है कि ऐसा पैटर्न है। एक्चुअल पैटर्न तो येलो वाला जो बनाया वो है। एक्चुअल पैटर्न में जो सेंट्रल मैक्सिमा है, जो मैक्सिमम इंटेंसिटी बोलो तो वो तो यही है ना। और ये किसके द्वारा गवर्न बाई? किसके? इंटरफेरेंस मिनिमा। इसकी जो विड्थ होगी वो किसके किसके द्वारा गवर्न होगी? कौन इसको कंट्रोल करेगा? व्यतिकरण निम्निष्ठ। कौन? ये थोड़ा सा ध्यान से समझ लेना इसको आप। इंटरफेरेंस मिनिमा कौन गवर्न करेगा? क्यों? क्योंकि ये जो ऊपर वाला दिख रहा है तो डिफ्रैक्शन के कारण आना था, पाइप पे आना था, लेकिन सेंट्रल मैक्सिमा तो ये है। इसके बाद सेकेंडरी मैक्सिमा और मिल रहे हैं आपको सेंट्रल मैक्सिमा के पर, लेकिन सेंट्रल तो यही रहेगा ना एक्चुअल में। तो यहां से तो आपको दिखेगा ऐसा, एक्चुअल सेंट्रल मैक्सिमा तो ये है। और इसकी चौड़ाई आपके पास किससे गवर्न होगी? यहां इंटरफेरेंस मिनिमा से। वहां किससे हो रही थी? डिफ्रैक्शन मिनिमा से हो रही थी। याद करो जरा। इसलिए यहां थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। इसलिए इसकी जो चौड़ाई होगी ये सेंट्रल मिनिमा से होगी। सेंट्रल मिनिमा की शर्त क्या है? E प्लस बी साइन थीटा बराबर एम लेमडा प्लस माइनस एम लेमडा। यही है क्या? प्लस माइनस एम लेमडा। तो यहां से सेंट्रल मैक्सिमा के लिए थीटा, साइन थीटा कितना?
कितना यहां से है साइन थीटा इक्वल टू एन इक्वल टू 1 के लिए, यहां एन इक्वल टू -1 और एन इक्वल टू +1, या एन इक्वल टू 1 ही ले लो, एक ही बात है। तो एन इक्वल टू 1 के लिए लेमडा अपॉन कितना 4, एन इक्वल टू 1 कितना E प्लस पी। डिफ्रैक्शन इंटरफेरेंस मिनिमा देखो, एम लेमडा ही तो है इंटरफेरेंस। चेक कर लो, अच्छा 2m+1 π/2 है, चलो लिख दो यहाँ 2m+1 π/2 कर लो उसको। कितना करवा रखा है 2m+1 है ना, ये तो मैक्सिमा के लिए था ना, चलो कोई बात नहीं, जो आता है वही लिखो अपने पास। 2m+1 है क्या, 2m+1 λ/2, चलो लिखो। तो यहां 2 आ गया, m आएगा, m सॉरी m इक्वल टू 0 लेना पड़ेगा, फिर सेंट्रल के जस्ट अगल बगल वाला कहां से शुरू हो जाएगा, 0 से लेना होगा, तो 0 ले लो आप। 0 लेते कितना है साइन थीटा λ/2 E प्लस बी आ गया। थीटा अप्रोक्सीमेट इक्वल टू कितना आ गया, अप्रोक्स इक्वल टू λ/2 E प्लस बी। तो यहां टोटल विड्थ जो होगी आपके पास 2 थीटा, वो कितनी 2 थीटा λ/E प्लस बी। क्लियर, याद रहेगा, रखना ही चाहिए। हो गया, हाँ। अब दूसरी चीज आपके पास और, मिसिंग ऑर्डर की अपन बात कर रहे थे, किसकी बात कर रहे थे, मिसिंग ऑर्डर। ऑफ इंटरफेरेंस मैक्सिमा, किसके, इंटरफेरेंस मैक्सिमा के। क्योंकि आप कह रहे हो कि बीटा जो है वो पाई E प्लस बी साइन थीटा अपॉन लेमडा होता है, तो ये किस पे डिपेंड करता है, बी पे, डिपेंड्स अपॉन ऑन बी। और अल्फा जो होता है वो क्या रहता है आपके पास, E साइन थीटा अपॉन लेमडा पाई। E फिक्स कर दिया आपने, लेमडा फिक्स कर दिया, तो बी जैसे ही वेरी करा दोगे बीटा के मान बहुत तेजी से वेरी होंगे। उस केस में क्या होंगे, उस केस में आपके पास इंटरफेरेंस जो मैक्सिमा होगा कौन सा, E प्लस बी साइन थीटा इक्वल टू ±m लेमडा। और सेम कंडीशन में क्या होगा, डिफ्रैक्शन मिनिमा। अगर ये मिल जाए आपको E साइन थीटा इक्वल टू कितना ±n लेमडा, तो उस केस में क्या मिलेगा, इन दोनों के केस में आपको क्या मिलेगा, मिनिमा मिलेगा। क्या मिलेगा, मिनिमा मिलेगा। ये बात हो ही चुकी पहले। इसका मतलब दोनों से आपके पास क्या मिला, E प्लस बी अपॉन E इक्वल टू m अपॉन n। ये आपके पास लुप्त श्रेणियों का समीकरण आ गया, याद रख लेना इसको, इंपॉर्टेंट समीकरण आपके पास आ गया। जैसे जैसे b का मान वेरी कराते जाओगे वैसे वैसे आपके पास क्या आता जाएगा, वो पता चलता जाएगा कि कौन से इंटरफेरेंस मैक्सिमा है, वो गायब होते जाएंगे आपके पास। क्लियर, तो क्या आया यहां से, सपोज केस फर्स्ट ले लो आप, केस फर्स्ट गया नहीं क्या, हो गया क्या बावला, ये भी नहीं होगा, फिर कोई बात नहीं, यहां से मैं शो कर देता हूं इसी को, केस फर्स्ट इसका। केस फर्स्ट क्या कहता है कि यदि आपके पास क्या हो, b इक्वल टू ई हो, देन b इक्वल टू ई हो तो ई और कितना m अपॉन n इक्वल टू 2।
ये m किसके करस्पॉन्डिंग है याद रखना, इंटरफेरेंस के, n किसके करस्पॉन्डिंग, डिफ्रैक्शन के। m चाहिए हमें, क्या चाहिए, m चाहिए। डिफ्रैक्शन इंटरफेरेंस मैक्सिमाई तो देखना है, ये चाहिए, तो ये समीकरण होगा। इसका मतलब इफ n इक्वल टू 1 2 3 4 एंड सो ऑन, देन m इक्वल टू कौन सा, 2 4 6 8 एंड सो ऑन। ये जो सीरीज होगी ये क्या होगी, मिसिंग सीरीज होगी। क्या होगी, मिसिंग सीरीज होगी, यानी इस ऑर्डर के जो आपके पास मिनिमा सॉरी मैक्सिमा होंगे वो मिस रहेंगे, वो क्या रहेंगे, मिस रहेंगे। अब ऐसा होते ही आपके पास क्या चीज बनेगी, इसको और पढ़ते हैं, इसको एक बार बेचारे को सांस लेने दो। देखो मक्खी बैठी, यहां मक्खी बैठते ही अपना स्पोर्ट छोड़ गई है ना। हाँ सेव भी करना जरूरी है। हाँ अब आपके पास क्या आया देखो, कौन कौन से विवर्तन निम्निष्ठ कौन से थे, n इक्वल टू 1 2 3 4, और व्यतिकरण उच्चिष्ट कौन से, गायब व्यतिकरण या लुप्त व्यतिकरण उच्चिष्ट। m इक्वल टू कितना, 2 4 6 एंड सो ऑन। इधर वाला भी दूसरा गायब है तो इधर वाला भी दूसरा गायब है, प्लस के लिए ले रहे हो तो माइनस के लिए भी सेटिस्फाई होगा ये तो, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यहां से जो m इक्वल टू कौन से, 0 और प्लस माइनस 1, ये तीन व्यतिकरण उच्चिष्ट जो होंगे वो कहां गए, वो तो मिलेंगे, वो तो मिलेंगे। इसलिए डिफ्रैक्शन का जो सेंट्रल इनवेलप मिल रहा था, केंद्रीय उच्चिष्ट का जो इनवेलप मिल रहा था, उस इनवेलप में कितने व्यतिकरण उच्चिष्ट आएंगे, तीन व्यतिकरण उच्चिष्ट आएंगे। चौथा इधर वाला, हाँ तीन तो बचेंगे, और सॉरी सेंट्रल प्लस इधर वाला पहला, इधर वाला पहला, इधर वाला दूसरा गायब, इधर वाला अगला जो मैक्सिमम मिलेगा उसमें भी तीन मिलेंगे, उनसे अगला गायब। समझ गए बात आप, ये स्थिति रहेगी। तो इसका मतलब क्या होगा, ये तो पागल हो गया कह रहे, अच्छा वो दब गया रे, अर्थात केंद्रीय विवर्तन एनवलप में तीन व्यतिकरण उच्चिष्ट होंगे, ये याद रखना। क्लियर। अगर केस सेकेंड आपसे कोई क्या कहता है, यदि आपके पास स्थिति क्या है, b बराबर 2e है, देन m इक्वल टू कितना 3n, इसका मतलब n इक्वल टू कितना 1 2 3 4 5, तो m व्यतिकरण उच्चिष्ट कौन से वाले, 3 6 9 एंड सो ऑन, ये मिसिंग सीरीज होगी। मिसिंग इंटरफेरेंस मैक्सिमम होगी। अगर ये मिस हो गए तो मुझे बताना m इक्वल टू 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2, ये कहां है, तीन वाला मिस हुआ है तो पहले वाला तो है एक, 0 वाला भी है, फर्स्ट भी है, सेकंड भी है, उधर भी ये दोनों है। इसका मतलब क्या रहेंगे, अर्थात केंद्रीय विवर्तन एनवलप डिफ्रैक्शन एनवलप में पांच व्यतिकरण उच्चिष्ट होंगे, ये प्रेजेंट होंगे। क्लियर। ऐसे आगे वाले आप चेक कर सकते हो, जैसे इसको 3 लोगे तो कितना आ जाएगा, 3 लोगे तो 3 1 4 4 एन आ जाएगा, 4 8 बार आएंगे, तो उस कंडीशन में 3 3 6 और 1 7 आ जाएंगे। क्लियर।
नेक्स्ट इसके बाद अपन पढ़ेंगे क्या, इसके 2-4 क्वेश्चन भी कर लेंगे और उसके बाद क्या पढ़ेंगे, एन स्लिट आ जाएगी, डबल आ गई तो इसी का क्या कर देंगे, हाँ एन में कन्वर्जन करेंगे और उसी को अपन क्या कह देते हैं, नया नाम देते हैं ग्रेटिंग, ठीक है, वो भी पढ़ लेंगे। उसके बाद डिफ्रैक्शन कंप्लीट।